हाय एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। देखिए कल अपन इक्वेशन ऑफ रे समझ रहे थे ना। इक्वेशन ऑफ रे समझने के लिए हमने दो चीज देखी थी, फटाफट बता देता हूँ, फिर मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन जो अपन ने लिया था शायद एंड में या स्टार्टिंग में, आई डोंट नो, वो अपन कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए किसी भी रे को अगर समझना हो तो जैसे कि z माइनस जेड नॉट लिखा है तो आप समझ जाना कि ये एक वेक्टर है जो जेड नॉट से जनरेट हो रहा है। आ रही बात समझ में? और z एक जनरल पॉइंट है उस रे पे, तो बेसिकली एक वेक्टर है। उस अब z कहीं पे भी हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन जो z नॉट है वो यहीं पर होगा। ठीक है, इसके इस पर्टिकुलर केस में ओरिजिन होगा, तो उसका एंगल हमेशा क्या आ रहा है? अल्फा आ रहा है। अगर एंगल हमेशा अल्फा आ रहा है तो दैट क्लियरली मीन्स कि ये सारे z z z z z सब एक लाइन में होंगे ना, तभी तो एंगल अल्फा आएगा। ठीक है, z ओके। तो ये वाला एंगल अल्फा आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे z नॉट की जगह जीरो लिखा हुआ है, तो अपन क्या समझेंगे कि एक वेक्टर है जो जीरो से ओरिजिनेट हो रहा है, या एक रे है जो जीरो से ओरिजिनेट हो रही है, क्योंकि वेक्टर भी रे की तरह दिखती है। यहाँ पे z माइनस जेड नॉट लिखा है, तो आप क्या बोलोगे कि ये एक वेक्टर है जो कि z नॉट से ओरिजिनेट हो रहा है। समझ में आ रही है आपको बात? ये एक वेक्टर है जो कि z नॉट से ओरिजिनेट हो रहा है। तो z नॉट से निकलने वाला वेक्टर अपन बहुत सारे बना सकते हैं, लेकिन ऐसा वेक्टर जिसका एंगल अल्फा है वो सारे के सारे z जो होंगे वो स्ट्रेट लाइन में आएंगे, या तो यहाँ पर आएंगे, या तो यहाँ पर आएगा वो z, या तो यहाँ पर आएगा। ये सारे जब आप इन सारे पॉइंट्स को जब आप इस z नॉट से ज्वाइन करोगे तो आपको जो भी वेक्टर मिलेगा उन सबका एंगल अल्फा ही होगा। एक्स एक्सिस से सबका आर्ग्यूमेंट एक्स एक्सिस से जो आएगा वो अल्फा ही आएगा। इज दैट ओके? हिट एंड ट्रायल क्यों करा आपने? कौन सा वो? रुक जाओ, मेरे को एक क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है। अच्छा हाँ, ये वाला क्वेश्चन था ना। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, लेट एस, ये वाला होमवर्क क्वेश्चन देखते हैं। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, एडवांस का क्वेश्चन है तो वोंट बी केक वॉक। ठीक है, मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो एडवांस में आपको नंबर लाने के लिए हैव टू अर्न अर्न द नंबर्स, अर्न द मार्क्स। आपको एकदम कमाना पड़ेगा उस चीज को। देखते हैं, पढ़ते। लेट एस बी द जेड ऑफ ऑल, सॉरी, लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स z satisfying z minus 2 plus iota is greater than 5. This should be greater than equal to 5. Okay, इसको प्लीज चेंज कर देना, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5। मे बी आपको ये चीज थोड़ी बॉदर की होगी। मेरे को 1 मिनट का टाइम दीजिए। Yes, it should be greater than or equal to 5. Okay, if the complex number z naught is such that 1 upon mod z naught minus 1 is the maximum of this set, इस सेट का सबसे बड़ा वैल्यू है, देन द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस राक्षस जैसा कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ना, इसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकालना है। तो इट लुक्स वेरी स्केरी एट फर्स्ट एंड इट इज अ बिट स्केरी। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो अलजेब्रा से सॉल्व नहीं हो पाते, अपने को ज्योमेट्री से सॉल्व करना पड़ता है। ये अलजेब्रा और ज्योमेट्री दोनों को इन्वॉल्व करेगा। सबसे पहले तो देखिए कि एस क्या है, एक बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट, सेट मतलब गुच्छा। तो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर का गुच्छा है एस। एस के अंदर बहुत तमाम कॉम्प्लेक्स नंबर है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। नाउ व्हाट इज दिस इक्वेशन? लेट अस राइट इट डाउन। ये वाली इक्वेशन है z माइनस 2 प्लस आयोटा, इज इट ओके, ग्रेटर देन इक्वल टू √5। तो ये देखकर अपने को समझ में आ रहा है ना? अच्छा, वेट अ मिनट, एक्चुअली प्लस जो है ना वो ब्रैकेट के बाहर नहीं, ऐसा है। ओके, तो ये देखकर अपने को समझ में आ रहा है कि ये एक सर्कल है। अगर मैंने माइनस को कॉमन ले लिया तो इट वुड गिव मी 2 माइनस आयोटा का मॉडुलस z माइनस 2 माइनस आयोटा का मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल टू √5। इज दैट ओके? तो ये एक सर्कल है। अरे रीड करो ना, सर्कल के बाहर का इलाका है। अगर मान लो यहाँ पर इक्वालिटी होती, यहाँ पर अगर इक्वालिटी होती तो वो डेफिनेटली एक सर्कल होता, क्योंकि क्या बोल रहा है आपको, एक कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका डिस्टेंस, अरे यार इतना तो पता है ना अपने को कि z माइनस जेड, z1 माइनस z2 का मॉडुलस, z1 माइनस z2 का मॉडुलस क्या होता है? दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो यहाँ पर भी क्या लिखा है, z माइनस ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर के डिफरेंस का मॉड मतलब होता है दोनों के बीच की दूरी। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर की ये फिक्स्ड पॉइंट है, ये तो फिक्स्ड है, z तो कुछ भी हो सकता है, बट 2 माइनस 1 एक ही पॉइंट होगा इस दुनिया में। तो इस z का 2 माइनस 1 से जो दूरी है वो हमेशा अगर √5 हुआ
तो z जो है वो सर्कल पर लाई करेगा, है ना, एक सर्कल होगा z बेसिकली, लेकिन यहाँ पे इक्वल टू √5 नहीं है, या तो इक्वल टू √5 है या तो ग्रेटर देन √5 है, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू √5 है। तो वी कैन ड्रॉ अ सर्कल, एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। किसी का भी आंसर है मुझे बताइए प्लीज। ये 2, -1, अरे 2 माइनस आयोटा जो है वो एक पॉइंट है, क्या है 2, -1, 2, -1, दिस इज अ पॉइंट 2, -1, center of the circle is this and radius of the circle is √5, √5 radius of circle है। अच्छा, कोई भी बच्चा मुझे बताएगा कि ये जो पॉइंट है सेंटर ऑफ द सर्कल होगा, लेकिन इस पॉइंट का, ये जो पॉइंट है इसका डिस्टेंस ओरिजिन से क्या होगा, जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ एनीवन। यस, √5 होगा ओरिजिन से डिस्टेंस, तो इसका ओरिजिन से डिस्टेंस √5 है और ये वाले सर्कल का सेंटर तो ये है, बस रेडियस भी √5 है, तो डेफिनेटली जो सर्कल बनेगा वो ऐसा कुछ बनेगा कि वो ओरिजिन से गुजर रहा हो और इसका सेंटर ये वाला पॉइंट है, सेंटर तो ये है और वो सर्कल ओरिजिन से पास हो रहा है लाइक दिस। चमक रहा है ना आपको, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट जो है इसका सेंटर से डिस्टेंस √5 है, ओरिजिन से डिस्टेंस √5 है और इसका रेडियस भी √5 है, तो इट शुड बी पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको बोला है कि z जो है वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। ये इनइक्वालिटी क्या बोल रही है, ये इनइक्वालिटी क्या बोल रही है कि z का डिस्टेंस 2, 1 से, मतलब एक पॉइंट है उसका डिस्टेंस इससे, फिक्स्ड पॉइंट से, एक पॉइंट है उसका डिस्टेंस इस फिक्स्ड पॉइंट से क्या होना चाहिए, √5 के बराबर होना चाहिए। अगर √5 के बराबर होता है तो ऑन दिस सर्कल लाई करेंगे, ठीक है। z विल बी एनी पॉइंट ऑन दिस सर्कल, या तो बराबर होना चाहिए या तो ग्रेटर देन होना चाहिए। ग्रेटर देन का मतलब क्या हो गया, बाहर, तो ये सर्कल के बाहर का जितना भी इलाका है वहां पर z पाया जाएगा। ये चीज समझ में आती है आपको, z कहां पर पाया जाएगा, सर्कल के बाहर, ये अपने को समझ में आना चाहिए। तो आप पढ़ते क्वेश्चन को, let s be the set of all complex numbers z satisfying this equation, समझ गए। तो s सेट के अंदर कौन कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर पाए जाएंगे, ये जितने भी तमाम कॉम्प्लेक्स नंबर बाहर आ रहे हैं ना, इन सब का अगर आप सेट बना देते हो तो वो सेट S है। नहीं चमका, ये जितने भी बाहर आ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, उन सारे कॉम्प्लेक्स नंबर को उठाकर एक गुच्छे में डाल दो, एक ब्रैकेट में डाल दो, तो एक सेट बनेगा। वही सेट है सेट S, है ना। सेट S में वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी आएंगे जो इस सरकमफेरेंस पर लाई करेंगे, तो यू हैव टू कीप इट इन माइंड। डेफिनेटली इक्वल टू है ना यहाँ पे, इस कारण अपन सर्कल का सरकमफेरेंस भी काउंट करेंगे। तो सेट S सबको क्लियर है क्या है, आई होप क्लियर होगा। नाउ एक कॉम्प्लेक्स नंबर है अपने पास, if the complex number z0 is such that 1/z0 minus 1 is maximum, क्या बकवास है, 1/z0 minus 1 is maximum। देखते हैं ऑफ द सेट, देखो एक सेट है अपने पास, ठीक है। अब ये सेट को पढ़ो एक बार, क्या है, ये ऐसा सेट है जिसमें बहुत सारे 1/mod z minus 1 है। फिर से बोलो क्या है, ये एक ऐसा सेट है जिसमें बहुत सारे 1/mod z minus 1 है, ठीक है। बहुत सारे 1/mod z minus 1 है। z क्या है यहाँ पे, z है वो बाहर वाला इलाका वाला जो है ना, ये जो बाहर वाला इलाका है वहां का कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ना वो है z, ठीक है। z बिलोंग्स टू द सेट S, ठीक है, हम समझे। तो मतलब आपको क्या बोला गया है कि इसमें जितने भी 1/mod z minus 1 होंगे उसमें से जो सबसे बड़ा होगा, जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा वो z0 पे आ रहा होगा, ठीक है। तो कोई पर्टिकुलर z0 होगा जिसके लिए ये वाली चीज मैक्सिमम आ रही होगी, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि 1/mod z0 minus 1 दिस इज मैक्सिमम, ठीक है। एंड इफ दिस इज मैक्सिमम, देखो यार कोई भी क्वांटिटी मैक्सिमम होती है इसका मतलब उसका डिनोमिनेटर मिनिमम होता है, सो इट इम्प्लाइज दैट द डिनोमिनेटर मस्ट बी मिनिमम। ऐसे सोचो आप, थोड़ा ज्यादा आसान होगा, तो डिनोमिनेटर मस्ट बी मिनिमम। इतना मैंने अभी तक रिड्यूस करा है, अब ये IIT का क्वेश्चन है भैया, तो थोड़ा सा सोचना तो पड़ेगा। अब और सोचते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। देखो बच्चों, mod of z0 minus 1 is minimum। z0 क्या है, z0
एक ऐसा वैल्यू है जो कि एस सेट से बिलोंग कर रहा है। समझ में रहा है? यहाँ पे बहुत सारे जेड आप डाल सकते हो, उनमें से एक खूबसूरत जेड होगा जेड नॉट, जिसके लिए ये वाला वैल्यू मिनिमम हो जा रहा होगा, और वो जेड नॉट ये बाहर वाले येलो वाले इलाके में आएगा या फिर ऑन द सर्कमफेरेंस आएगा। और खासियत क्या है कि जेड नॉट -1 मिनिमम होना चाहिए। अच्छा, इसको रीड करो, मॉड जेड नॉट -1 का मतलब क्या हो जाएगा? मॉड जेड नॉट -1 हो जाएगा कि इसका मतलब ये हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ जेड नॉट फ्रॉम पॉइंट 1। अरे डिस्टेंस फ्रॉम 1,0, समझ रहे हो? ये 1 लिखा है ना। अरे दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस मतलब क्या होता है? दोनों के बीच का डिफरेंस, सॉरी डिस्टेंस। तो z नॉट और 1 के बीच का डिस्टेंस जो है वो मिनिमम करना है आपको। 1 कहाँ पर पाया जाएगा दोस्तों? कहाँ पर होगा 1? यार मैं बताऊं, 1 मतलब 1,0, 1 मतलब 1,0, 1,0 ना कहीं यहाँ, ये पॉइंट 2 है, तो एकदम सेंटर में यहाँ कहीं 1 होगा, यहाँ पर कहीं ना कहीं पॉइंट 1 होगा, ठीक है। और जेड नॉट इस येलो वाले रीजन में या फिर इस सर्कल के ऊपर कहीं पर पाया जाएगा, इस कदर पाया जाएगा कि उसका इस रेड वाले डॉट से मिनिमम डिस्टेंस आए। आई विल रिपीट अगेन, यहाँ पे क्या लिखा है? जेड नॉट का 1 से डिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए। तो आप मेरे को बताया यार, जेड नॉट को अपन क्या चूज करें? जेड नॉट को हम लोग क्या चूज करें ताकि उसका डिस्टेंस 1 से मिनिमम आ जाए? ये वाले जो रेड वाले डॉट है उससे कम डिस्टेंस। अगर आपने ये वाला पॉइंट ले लिया जेड नॉट, तो डिस्टेंस बड़ा आ रहा है, इससे छोटा डिस्टेंस मैं बता सकता हूँ। मान लो ये वाला डिस्टेंस लिया आपने, तो ये डिस्टेंस आ रहा है, इससे भी छोटा डिस्टेंस मैं बता सकता हूँ। मान लो ये वाला पॉइंट लिया, तो भी ये डिस्टेंस आ रहा है, शायद इससे भी छोटा डिस्टेंस मैं बता सकता हूँ, ये वाला डिस्टेंस। आप यार सर्कल के बाहर तो जाओ, सर्कल के बाहर जाओगे तो डिस्टेंस और बड़ा होते जाएगा। आपको मिनिमम रखना है तो यू हैव टू बी ऑन द सर्कल, एंड ऑन द सर्कल यू हैव टू डिसाइड 1 पॉइंट। तो कोई पॉइंट लेना पड़ेगा। अब देखिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज अलोंग द नॉर्मल। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा नॉर्मल के अलोंग होता है, तो ये नॉर्मल के अलोंग, नॉर्मल पता है ना सर्कल का क्या होता है? अब इस सर्कल का नॉर्मल सबको पता है, ठीक है। ये होता है सेंटर से पास करने वाली कोई भी लाइन। तो नॉर्मल के अलोंग जो अपने को सर्कमफेरेंस पर पॉइंट मिलेगा ग्रीन वाला, ये वाला ग्रीन वाला पॉइंट जेड नॉट होना चाहिए। दिस ग्रीन पॉइंट शुड बी जेड नॉट। आई जस्ट मेक इट अ बिट डार्कर, ठीक है। सर क्यों आपने ये लाइट ग्रीन लाइन क्यों बनाई? क्योंकि बेटे जो शॉर्टेस्ट नियरेस्ट डिस्टेंस होता है, छोटे से छोटा डिस्टेंस होता है, वो हमेशा ये नॉर्मल के अलोंग होता है, ठीक है। नॉर्मल वाली जो लाइन होती है पहले वो बना लो, उस लाइन के ऊपर ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगा। तो ये z नॉट जो होगा ना, दैट विल बी द शॉर्टेस्ट। तो मेरे ख्याल से ये वाला जो पॉइंट होगा ना, ये ग्रीन वाला पॉइंट इस रेड वाले पॉइंट से सबसे नजदीक होगा। देखो इधर इधर देखो देखो देखो, हाँ ये क्या लिखा? ग्रीन वाला पॉइंट और ये रेड वाला पॉइंट, इनके बीच में डिस्टेंस क्या होना चाहिए? मिनिमम। तो ग्रीन वाला पॉइंट रेड वाले पॉइंट से मिनिमम होना चाहिए। डिकोड हुआ क्वेश्चन? अभी डिकोड हुआ आपसे? ये क्वेश्चन है, दिस इज द क्वेश्चन। अपने को अब पता चला कि z नॉट क्या होगा ऑन ग्राफ। ऑन ग्राफ आई कैन लोकेट कि z नॉट डेफिनेटली यही वाला पॉइंट होगा, बिकॉज दिस इज द शॉर्टेस्ट, दिस इज एट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम 1,0। ऑन ग्राफ आई नो दिस पॉइंट, आई डोंट नो व्हाट इट, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी वो मेरे को नहीं पता है, क्योंकि वो न्यूमेरिकल वैल्यू आपको बेटा यहाँ पुट करना है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे बताइए? कुछ इसको मान लेते हैं, z नॉट को आप कुछ अज्यूम कर लो, अल्फा प्लस आयोटा बीटा अज्यूम कर लो, ठीक है। क्या जा रहा मानने में? कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, कुछ तो मानना ही पड़ेगा। और फिर उसको मानने के बाद फाइंड करना है, फाइंड करने के बाद आपको यहाँ पे पुट करना है, पुट करने के बाद आपको आर्ग्यूमेंट निकालना है। ये सब करोगे तब जाके आपका आईआईटी का एक क्वेश्चन सही होगा। कितना परफेक्शन चाहिए, है ना। देख के डरना नहीं है अपने को। आप बस ये सोचो कि आपने अगर अल्फा कॉमा बीटा माना है, इसका अल्फा कॉमा एटो बीटा, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? अल्फा कॉमा बीटा, मतलब इस जेड नॉट पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? अल्फा कॉमा बीटा। अब आप बताइए मेरे को कि अल्फा बीटा में कैसे निकालूंगा? सोचो थोड़ा सा, जस्ट 30 सेकंड्स का दिमाग लगाओ कि अल्फा बीटा कैसे निकालूंगा। सर वो नॉर्मल का इक्वेशन निकालेंगे एक्सेलेंट। और उसको सर्कल पे सेटिस्फाई करेंगे। अरे यार वो तो थोड़ा मुश्किल हो गया ना। सर्कल का इक्वेशन तो आप सही में लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज अच्छा सोचा आपने। आपने बोला कि x-2 का होल स्क्वायर प्लस y+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का होल स्क्वायर, √5 होल स्क्वायर इज 5। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। नॉर्मल का भी इक्वेशन आप लिख सकते हो, बिकॉज वी नो बोथ द पॉइंट्स लाइंग ऑन द नॉर्मल। ये कह रहा है कि सर्कल और नॉर्मल को सॉल्व कर लो, आपको z नॉट मिल जाएगा। अच्छा तरीका है।
ठीक है, हाईली अप्रिशिएबल, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। पैरामेट्रिक से भी कर सकते हो आप, पता है। नहीं नहीं नहीं, पैरामेट्रिक से मत करना, ना ना। और कोई तरीका है किसी के पास? अभी ना मैं थोड़ा सा इसमें डाउटफुल हूँ, आपने जो बताया वो मैं करके देखूंगा लास्ट में। अभी भी कर सकते, चलो कर ही लेते हैं। ये नॉर्मल की इक्वेशन लिखो यार, ये सर्कल का सेंटर क्या मान, सी मान लूँ, इसको डी मान लूँ, इसको अपन ई मान लेते हैं। ईडी के बीच का डिस्टेंस जो है वो कम से कम होना चाहिए था, इस तरह से अपन ने ई को चूज करा है, तो वो तो हो गया। चलिए, तो इसका इक्वेशन लिखो जल्दी से। स्लोप बताओ जल्दी से, क्या आएगा डीसी का, विवेक? सर -1 आएगा, -1 y माइनस जीरो स्क्वायर माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन, ठीक है। y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस वन, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू वन आ रहा है, या y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वन आ रहा है, वट एवर, y इज इक्वल टू वन माइनस एक्स, ठीक है। ये लाइन की इक्वेशन, जस्ट पुट इट इन द सर्कल। तो इसको सर्कल पे पुट करके देखते हैं। तो अब मैं रफ की तरह इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि यार देखो, जब भी मैं फ्लो में रहता हूँ तो हैंड राइटिंग का पता नहीं रहता है, थोड़ा आप समझ जाना है। यहाँ पे कर दो y की जगह क्या, वन माइनस एक्स डाल, तो x माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस y की जगह क्या डालने का, वन माइनस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5। क्या बात है यार, बहुत सुंदर। x माइनस टू बोलो या टू माइनस एक्स बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो x माइनस टू दोनों का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, टू टाइम्स x माइनस टू का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 5। तो x माइनस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5/2। यार देखो, यही चीज का मेरे को डर रहता है बस, है ना? लेकिन क्या करूँ, क्या आ गया अंडर रूट ऑफ 5/2, वो भी प्लस का और माइनस का, हमको पता ही नहीं पता कि कौन सा लेंगे, उसमें भी +2 करना है आपको। ये x का वैल्यू आया, अभी मेरे को y भी निकालना है, तो इसको यहाँ पे पुट करूंगा, y आएगा, फिर xy आ जाएगा अपने पास, मतलब वी गेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस पॉइंट। लेकिन कितने गंदे पॉइंट आए, सोचो ना, एकदम वाहियात। √5/√2 + 2, और उसमें भी आपको यहाँ पर डालोगे तो y और वाहियात आ जाएगा। फिर उसको लेकर आप z0 कॉम्प्लेक्स नंबर निकालोगे, उस z0 कॉम्प्लेक्स नंबर को यहाँ पर डालोगे, तब जाके आपको फिर फाइनली आर्ग्यूमेंट निकालना रहेगा। सो ये तरीका जो आपने बताया है मेरे को अच्छा लगा था, बट मैंने सॉल्व किया तो आंसर अच्छा नहीं आया। तो ऐसे टाइम पे मैं जेई के एग्जाम में अगर दे रहा हूँ ये क्वेश्चन, तो आई माइट पैनिक कि यार ये तो, अरे बाप रे, तो गलत आंसर आ गया। ठीक है, कई बार हुआ है ऐसा, मेरे साथ भी हुआ है। सॉल्व कर रहे सब पता है कैसे करना, लेकिन आंसर बहुत बदसूरत आ रहा है बिल्कुल कोई रास्ता ही नहीं बचता है, कुछ और सोचते हैं ना। ऐसे में गिव अप नहीं करेंगे अपन। देखो यार, पहली बात तो मेरे को पता है कि अभी क्वेश्चन अपने औकात के अंदर है, शायद हो जाएगा, तो अपन इस पे एकदम फाइट मारेंगे। और कुछ अपना क्या करूँ इसमें, एक चीज और सोच सकते हैं। देखो यार, आप ये सोच सकते हो ना कि ये ईडी का स्लोप और डीसी का स्लोप बराबर होगा, समझ में आया? तो यू कैन अप्लाई स्लोप ऑफ ईडी विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ डीसी। ईडी का स्लोप लिखो, क्या आ जाएगा ईडी का स्लोप, बीटा माइनस जीरो अपॉन अल्फा माइनस वन, बीटा माइनस जीरो अपॉन अल्फा माइनस वन। और डीसी का स्लोप क्या आ जाएगा, जीरो माइनस माइनस वन अपॉन वन माइनस माइनस टू, सॉरी वन माइनस टू, सिंपली दिस इज गोइंग टू बी -1। तो यहाँ से आ जाएगा बीटा इज इक्वल टू वन माइनस अल्फा, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू वन, ये आ रहा है अपने पास, या बीटा इज इक्वल टू वन माइनस अल्फा। दोनों रिजल्ट अपने लिए यूजफुल है। लेट अस डू समथिंग नाउ। हिट एंड ट्रायल अल्फा बीटा। यार देखो, सुनो मेरी बात अमर, अपने को अल्फा बीटा निकालना ही नहीं है। आपको अल्फा बीटा निकालने के बाद एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, उस कॉम्प्लेक्स नंबर को यहाँ पुट करना है। यहाँ पुट करने के बाद जो नया कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, ये वाला, इसका आर्ग्यूमेंट निकालना है। बट लाइफ इज नॉट वेरी इजी व्हेन इट कम्स टू जेईई एडवांस। ठीक है, तो ट्राई करते हैं। ये वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, मसाला, इसको मैं लिख रहा हूँ 4 माइनस जेड नॉट बार। तो एनसीईआरटी स्टाइल नाउ 4 माइनस, सर सी और अल्फा बीटा को यूज करके भी लिख दोगे तो भी फिर एक रिलेशन और आ जाएगा। हाँ आ जाएगा, अभी आ जाएगा, सही है, आएगा आएगा आएगा, आई एम कन्विंस्ड, बिल्कुल आना चाहिए।
जेड नॉट माइनस जेड नॉट बार प्लस 2i। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका आर्ग्यूमेंट निकालना है। ये वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको कुछ मान लूं मैं, 2 मिनट के लिए कुछ मान लेते ना यार, क्या मान लें इसको बताइए। z2 मान लो, चलेगा? ऐसे ही मान लिया। अब व्हाट आई नीड टू फाइंड, माय टारगेट इज टू फाइंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z2, या फिर आप z2 ही निकाल लो। z2 निकाल लोगे तो उसका आर्ग्यूमेंट तो आ ही जाएगा। तो देखते हैं कैसे निकालेंगे। देखो यार, यहाँ पे ना z0 और z0 बार एक साथ दिख रहा है, तो आपको वो प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। यहाँ से माइनस कॉमन ले लोगे तो क्या आएगा, z0 प्लस z0 बार। z प्लस z बार क्या होता है, और यहां से देखो क्या आ जाएगा, z0 माइनस z0 बार प्लस 2 आयोटा। दिस इज z2। अरे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का और उसके कॉन्जुगेट का एडिशन करोगे क्या होगा, आंख बंद करके सोचो ना। 2 टाइम्स रियल पार्ट। 2 टाइम्स रियल पार्ट आएगा, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट कट जाएगा। तो 4 माइनस 2 टाइम्स रियल पार्ट, तो इसका 2 टाइम्स रियल पार्ट क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स अल्फा। और नीचे क्या आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस उसका कॉन्जुगेट z माइनस z बार क्या होता है। सोचो सोचो सोचो, अरे याद नहीं आ रहा तो 2 टाइम्स रियल पार्ट। यस, सॉरी 2 टाइम्स इमेजिनरी। देखो आयोटा भी आएगा, अल्फा प्लस आयोटा बीटा है, माइनस कॉन्जुगेट बताओ क्या आएगा इसका, अल्फा माइनस आयोटा बीटा आएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अल्फा अल्फा उड़ेगा, आयोटा बीटा प्लस आयोटा बीटा 2 आयोटा बीटा आ जाएगा। अरे नहीं याद आ रहा तो हल के हल करो ना यार, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैं बोलता कभी हूँ क्या कि मेमोराइज करो, लेकिन हल के हल लिखने का पावर तो डालो आप। 2 आयोटा बीटा प्लस 2 आयोटा, दिस इज इक्वल टू z। कितना आसान हो गया क्वेश्चन। अभी अभी ऊपर लिखो 4 माइनस 2 अल्फा, और नीचे आ जाएगा 2 आयोटा कॉमन ले लो, और इधर आ जाएगा बीटा प्लस 1, दिस इज इक्वल टू z2। नाउ व्हाट शुड वी डू यार, अपने को अभी बीटा का वैल्यू पता है 1 माइनस अल्फा है ना, विल जस्ट पुट इट। तो नीचे अपन बीटा का वैल्यू पुट करते हैं अल्फा के टर्म्स में। क्या करें, 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा प्लस 1, ये z2 है, और मेरे को z2 का ही वैल्यू निकालना है या उसका आर्ग्यूमेंट निकालना है। तो मेरे ख्याल से आंसर अपना आ चुका है, 4 माइनस 2 अल्फा अपॉन 2 आयोटा, 2 माइनस अल्फा। ऊपर से भी क्या करो आप, क्या ये कॉमन ले लो ना, 2 कॉमन ले लो, तो अंदर 2 माइनस अल्फा बचेगा। तो ये 2 माइनस अल्फा और 2 माइनस अल्फा दोनों काट दो। इस चीज का ध्यान रखना है अपने को कि अल्फा 2 नहीं हो सकता है, सिंस अपन ने इसको काटा है। अल्फा 2 नहीं होना चाहिए अब कभी भी फ्यूचर में, ध्यान रखना है इस बात का। अच्छा, और ये 2 और 2 भी काट दो भाई, तो z2 का वैल्यू आ गया। क्या बात है, 1 बाय आयोटा। 1 बाय आयोटा को आप क्या कर सकते हो, यू कैन रैशनलाइज। रैशनलाइज करते ही आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर z2 आ जाएगा। आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा, z2 का वैल्यू आ जाएगा माइनस आयोटा के बराबर। माइनस आयोटा मतलब पॉइंट बताओ जल्दी से, क्या आ जाएगा, 0,-1। आर्ग्यूमेंट पता है ना इसका क्या आएगा, ओरली करना होता है वैसे तो, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। 0,-1 यहाँ पर पाया जाएगा, इसका वेक्टर बनाओगे ओरिजिन से तो ये आएगा। इस वेक्टर का एक्स एक्सिस से एंगल लोगे तो 90 डिग्री नहीं आएगा, माइनस 90 डिग्री आएगा। सो आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 यही निकालना था आपको। कितना आ गया अपने सामने, -π/2। दिस इज योर फाइनल आंसर। डी। ओके, मैं भी सी लगाने वाला था लेकिन डी। हमारे समय क्या होता था ना कि आपको पेंसिल से बबल्स फिल करने पड़ते थे, तो यस -π/2 इज करेक्ट है ना। पेंसिल से बबल फिल करने पड़ते थे। बाय चांस मान लो जैसे मैंने अभी डी की जगह सी लगा दिया होता तो कोई चांस ही नहीं, मेरे नंबर गए। आप उसको करेक्ट नहीं कर सकते, बहुत हार्श था यार वो, कई बार ऐसी गलती हो जाती थी। ठीक है, चलिए आ जाते हैं लेक्चर नंबर 11 पे। आज का जो अपना टॉपिक है वहीं से कंटिन्यू करते हैं। कल अपन ने एक्चुअली लास्ट में ये पढ़ा था कि अगर आपको फ्यूचर में कभी भी ऐसा दिख जाए कि z माइनस z0 का आर्ग्यूमेंट हमेशा अल्फा है, तो आप क्या बोलना है, ये z एक वेरिएबल पॉइंट है, z0 एक फिक्स्ड पॉइंट है। फिक्स्ड पॉइंट से एक वेक्टर या फिर एक रे जनरेट हो रही है ना, ये उसका लोकस है। कैसे अपन ने इसको पता करा था,
कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी ट्रीटेड एज वेक्टर्स। हमने बोला था कि z माइनस जेड नॉट बेसिकली क्या होता है, आपको फिजिक्स में पढ़ाया गया होगा, एक पॉइंट दूसरा पॉइंट, वेक्टर कैसे निकालते हैं, दिस माइनस दिस, वेक्टर बन जाता है। उसी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर भी बिहेव करता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर ऑल्सो एक्ट लाइक वेक्टर्स। तो आप दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको वेक्टर ही मिलेगा, तो ये वेक्टर है। अब किसी वेक्टर का अगर एंगल हमेशा, आर्ग्यूमेंट अल्फा है मतलब उसका एंगल हमेशा अल्फा एक्स एक्सिस से, तो एंगल हमेशा अल्फा आ रहा है, मतलब ये जो z है ना, z, ये z हमेशा एक सीधी सीधी लाइन में लाई करेंगे। इस लाइन पे लाई करने वाले जितने भी पॉइंट है वो सारे z कहलाएंगे। उन z को अगर आप z0 से ज्वाइन कर दोगे तो आपको एक वेक्टर मिलेगा जिसका हमेशा आर्ग्यूमेंट अल्फा आएगा। सो दिस रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ अ रे। ठीक है, एक ऐसी रे जो z0 से ओरिजिनेट हो रही है और जिसका x एक्सिस के साथ एंगल अल्फा बन रहा है। तो देखिए प्लीज, आर्ग्यूमेंट ऑफ, देखो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z0 represents array generating from z0 and making an angle of alpha from the positive direction of x-axis. Is that okay? तो एक रे की इक्वेशन है। आज के बाद आपको जैसे भी कभी भी ये वाली इक्वेशन दिखे, यार यहाँ पे मैंने इज इक्वल टू अल्फा लिखना मैं भूल गया हूँ, इज इक्वल टू अल्फा, कभी भी आपको ये इक्वेशन दिखे तो आपको क्या समझना है, दिस इज अ रे। देखते ही समझ में आ जाएगा ना। ये तो z माइनस जेड नॉट मतलब क्या है कि z0 से ओरिजिनेट होने वाली एक रे है जिसका हमेशा x एक्सिस के साथ एंगल अल्फा बन रहा है। ठीक है, आई होप यू माइट हैव रिटन इट। विल डू अ क्वेश्चन। मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ सबसे पहले। देखो, the locus of z which lies in shaded region excluding the boundaries is best represented by, J का क्वेश्चन है, is best represented by z mod z plus 1 greater than 2 and argument of mod z plus 1 का mod less than pi by 4। ठीक है, करो सॉल्व। सेकेंड, ये ऑप्शन है सारे, z है mod z minus 1 greater than 2 and argument of mod z minus 1 less than pi by 4। अच्छा एक बात सुनो, कल आपका 8 बजे सुबह सुबह क्विज है, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स टॉपिक है। ग्रामर रूल के 3-4 क्वेश्चन रहेंगे 10 में से, मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको ना, क्योंकि वो मैं हमेशा उस पर ज़्यादा फोकस करता हूँ। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल बी हैविंग मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स के क्वेश्चन, मात्र 10 क्वेश्चन रहेंगे। जो बच्चा नहीं देगा क्विज, है ना, उसके लिए थोड़ी देर बाद एक और टफ क्विज मैं रखूँगा उसी दिन। ठीक है, मेरे को हार्डली 10 मिनट लगता है क्विज बनाने में आजकल, तो आप ये मत सोचो कि आपका क्विज नहीं होगा, लेकिन आपको सुबह सुबह 8 बजे उठ के देना पड़ेगा। ठीक है, सी सर आर्ग्यूमेंट पे मॉड मतलब क्या? आर्ग्यूमेंट के बाहर मॉड है, मतलब क्या है ना, आर्ग्यूमेंट अगर बाय चांस नेगेटिव भी आ गया तो भी उसका आपको बस एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है।
सर वो शेडेड रीजन और वो क्या फिगर दिया है क्या? हाँ दे रहा हूँ बता रहा हूँ मैं फिगर में। एक्चुअली मैंने फिगर साइड में बनाना है, चलो मैं बना देता हूँ, पहले लिखो, मिनट लिख लेते हैं ना। लेस देन 2 एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z plus 1 less than pi by 2. और लास्ट वाला ऑप्शन अपने पास आर्ग्यूमेंट का एब्सोल्यूट वैल्यू। गलती से अगर आर्ग्यूमेंट नेगेटिव आ रहा है तो उसका आपको मॉड लेना। अच्छा समझ जाओ वैसे है ना, ये क्या लिखा है, मॉड मसाला लेस देन समथिंग लिखा है, तो अपने को आता है, ठीक है। नाउ द फिगर हैज बीन गिवन एज, देखो भाई फिगर ऐसा दिया हुआ है, ये रहा पॉइंट है, ठीक है। डी डी पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट है -1,0, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट हमको गिवन है, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट है -1 प्लस √2 कॉमा √2, और पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट है -1 प्लस √2 कॉमा -√2। इज दैट ओके? और शेडेड रीजन जो है वो ऐसा गिवन है, देखो मैं आपके साथ ड्रॉ कर रहा हूँ, तो आपको ऐसा नहीं करना है कि मूवी की तरह देखते जाओ बैठ के, क्योंकि मैं जब से आपको नोट्स दे रहा हूँ ना यूट्यूब पे, मेरे को डर लगता है कि पता नहीं आप लोग लिखना बंद ना कर दो, कर भी दिया होगा बहुत सारे बच्चों ने। ओके, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन IIT JEE 2005, ठीक है। अब देख के एकदम फिजिक्स का क्वेश्चन लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं है ना। अच्छा यहाँ पर और भी कुछ गिवन है, आई जस्ट नोटिस्ड दैट आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज लेस देन π/4, ऐसे दिखेगा नहीं, सर ऑप्शन ए। हाँ सर वही लग रहा है, ऑप्शन ए। यार देखते ये जो मैंने लास्ट में लिखा है इट इज एक्चुअली नॉट गिवन, बट पता नहीं मैंने लिख दिया उसको मैं हटा देता हूँ, तो बिग डील। देखो यार क्या बोला है यहाँ पे, दिस क्वेश्चन कैन बी डन ओरली है, सिंपल, आप इसको एनालाइज करें हो जाएगा। देखो लोकस ऑफ z, अब लोकस वोकस अपने को डर नहीं लगता है ना, विच लाइज इन द शेडेड रीजन, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस शेडेड रीजन में कितने कॉम्प्लेक्स नंबर आ सकते हैं, करोड़ों आ सकते हैं, इनफाइनाइट, एक्सक्लूडिंग द बाउंड्रीज, बाउंड्रीज नहीं लेना है आपको, इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय, देखो सबसे पहली बात तो ये एक आर्क है ना, और हमारे पास चार ऑप्शन इस तरीके से दिए कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस 1 इट इज लेस देन, और कुछ कुछ दे रखा है, कुछ कुछ दे रखा है, अपन सोच सकते हैं। चलो कोई आप में से कोई एक बता दो,
एक्सप्लेन करके देखता हूँ मैं किसका सही है। क्या सर? बताओ किसी को अगर बताना हो तो। क्या मतलब कैसे सॉल्व किया वो? हाँ, क्या सोचा आपने? सर वो बताओ बताओ बताओ। कोई बात नहीं, आने दो, बैकग्राउंड नॉइस चलता है। सर वो सर्कल के बाहर है, उससे पॉजिटिव रहना चाहिए, मतलब 2 से ज्यादा रहना चाहिए वैसे। हाँ, और वो जो पॉइंट है वहां से ओरिजिनेट हो रहा है, तो z प्लस मतलब -1 से डिस्टेंस है, तो z -1, और ये रे का स्लोप निकालना, तो वो फिर वो π/4 और -π/4 आ रहा है, तो उससे लेकिन कम हुआ तो फिर उसके अंदर आएगा। ठीक है, सही बात है, लेकिन देखो मैं जो सुनना चाह रहा हूँ वो ये था कि आपके सामने लिखा आर्ग्यूमेंट ऑफ z+1, मतलब एक रे है जो कि -1 से ओरिजिनेट कर रही है। अरे z1 माइनस z2 होता है ना, अभी अभी मैंने देखा था z माइनस z0, तो यहाँ पर z0 क्या है? -1, तो एक रे है जो -1 से ओरिजिनेट हो रही है, और उसका आर्ग्यूमेंट इक्वल्स टू π/4 होता अगर, तो वो क्या हो जाती? -1 से ओरिजिनेट होने वाली रे ये वाली, ठीक है। अगर उसका आर्ग्यूमेंट -π/4 होता तो वो ये वाली रे हो जाती है। आ रही बात समझ में आपको? लेकिन आपका इक्वल टू नहीं है, यहाँ पर लेस देन दिया है मॉडुलस। अब आपको ये पता है ना कि मॉड मसाला लेस देन π/4 होगा, तो व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब होता है मसाला इज बिटवीन -π/4 टू +π/4। ये कल मैंने आपको फिर एक बार और बताया था, है ना? तो इसका मतलब हो जाएगा कि ये जो आर्ग्यूमेंट वाला चीज है -π/4 से +π/4 के बीच में है। आ रही बात समझ में? तो मतलब एक रे है जो -1 से ओरिजिनेट हो रही है, -1 से ओरिजिनेट हो रही है, लेकिन उसका आर्ग्यूमेंट -π/4 से छोटा है, सॉरी -π/4 से बड़ा है और +π/4 से छोटा है। यहाँ गलती से माइनस लग गया, तो देखो -π/4 से आर्ग्यूमेंट बड़ा है, मतलब ये रे ऐसे इस इलाके में होगी, और π/4 से छोटा मतलब इससे नीचे ही होगी, इसके ऊपर नहीं क्रॉस करेगी। सो बेसिकली वी हैव दिस कंप्लीट रीजन, ये पूरा कंप्लीट रीजन है अपने पास, ठीक है। और ये वाला जो अपने पास पॉइंट है बी और ए, इनके बीच का एंगल आप निकालोगे तो 45 डिग्री ही आएगा, ठीक है। दिस कैन बी डन इजीली, tan करके देख लो यार, ये ना y2 - y1 x2 - x1 1 आ जाता है, मतलब ये 45 डिग्री है। तो बेसिकली अपना π/4 वाले आंसर सही होंगे, ये तो गलत होंगे, बस ये ए और बी में से देखना है। ओह नो, ओके, लेक्चर ब्रेक हो गया था। तो आर्गुमेंट जो होता है वो -π/4 और π/4, इन दोनों का रेड वाली लाइन का आर्गुमेंट ये है, इनके बीच में होना चाहिए, तो डेफिनेटली ऑप्शन ए और बी। इसका मतलब क्या हो गया यार? मॉड ऑफ z1 - z2 का मतलब क्या होता है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस, z का -1 से डिस्टेंस, तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसका -1 से डिस्टेंस हमेशा 2 से बड़ा होना चाहिए या छोटा। 2 से बड़ा होने का मतलब क्या हो गया कि बेसिकली एक सर्कल के बाहर का इलाका, अब सर्कल नहीं है, आर्क है यहाँ पे, ठीक है। तो ये एंड लगा है, मतलब क्या हो गया? पहला रीजन ये ब्लैक वाला है, सॉरी नॉट ब्लैक वाला, एक्चुअली रेड वाला, ये पूरा रेड वाला रीजन है पहला। और दूसरा रीजन है कि आपने बोला कि z - z1, z -1 मतलब z का जो -1 से दूरी है वो 2 से बड़ा होना चाहिए। तो ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका यहाँ से दूरी हमेशा 2 से बड़ा। ये जो आर्क दिख रहा है ना आपको, ये एक्चुअली एक पूरा सर्कल होता 2 रेडियस का, बट उसका एक सिंपल सा आर्क बनाया। तो उस सर्कल का जो रेडियस है ना वो 2 आएगा, वो आप कैलकुलेट कर लो डिस्टेंस फॉर्मूले से, इजीली इट विल बी 2, ठीक है, वो आप कैलकुलेट कर लेना। ये वाला डिस्टेंस जो है वो 2 होगा, डिस्टेंस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो, y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 का होल स्क्वायर, कितना आ गया? 2 + 2 4, 4 का अंडर 2, ये डिस्टेंस 2 आ रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे इक्वालिटी होती तो एक सर्कल होता, मतलब z वुड बी लाइंग ऑन दैट सर्कल। अगर इक्वालिटी होती तो सर्कल पर लाई करता, लेकिन ग्रेटर देन है तो सर्कल के बाहर होगा। तो सर्कल के बाहर वाला रीजन कौन सा हो जाएगा? ग्रीन वाला। सर्कल के बाहर ये ग्रीन वाला रीजन हो जाएगा। तो ये ग्रीन और रेड का इंटरसेक्शन कौन सा आ रहा है? ये ब्लैक वाला आ रहा है, तो अपना फाइनल आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। इसको डायरेक्टली आरएचएस देख के भी कर सकते थे ना, मतलब एक π/4 वाले ऑप्शंस कंसिडर करके, लेकिन वो -1 से ओरिजिनेट हो रहा है इसलिए डायरेक्टली ए। यस बिल्कुल कर सकते। मैं तो पूरा इसलिए समझा रहा हूँ ताकि कल को अगर ऑप्शन इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड ना हो तो अपन सोच तो पाए, है ना। मान लो अगर कल को ऑप्शन आपको एकदम ऐसा दे दिया कि सब एक जैसे दिख रहे हैं, तो फिर अपन कंफ्यूज हो सकते हैं। बट
इजी था ये वाला क्वेश्चन है, तो इसको आप ओरली ही करें। एक और क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, चलो ये वाला और आसान है। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय argument of z is equal to pi by 3, argument of z is equal to 2 pi by 3, and argument of थोड़ा बड़ा है ना, नीचे लिखता हूँ मैं, argument of z minus 2 root 3 iota, this is equal to pi on the complex plane. z ओके, तो ऊपर वाले का आंसर अपन ने क्या दिया था, ए दे दिया था ना, ठीक। टू बी डन ओरली लिख लेना यहाँ पे, या फिर जो भी एक्सप्लेनेशन आप चाहते हो वो लिख लेना। ट्राई टू सॉल्व दिस। आप में से हर बच्चा अगर थोड़ा सा भी सोचेगा ना, कर लेगा। क्या लिखा है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू पाई बाई 3। आर्ग्यूमेंट ऑफ z का मतलब क्या होता है यार, z माइनस 0, मतलब एक रे है जो 0 से ओरिजिनेट हो रही है, और उस रे का आर्ग्यूमेंट हमेशा पाई बाई 3 है। वेरी इजी, एक रे है, ये भी एक और रे है, दोनों का एंगल अलग अलग है, और ये एक तीसरी रे है जो कहीं और से ओरिजिनेट हो रही है। उन तीनों रे ने कुछ ना कुछ एरिया बनाया होगा, वो एरिया निकालना है। 2 कॉर्डी का क्वेश्चन है, ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है ज्योमेट्री का तो। ठीक है, आपके लिए अब एक नई रिवीजन वीडियो सीरीज बन रही है कॉनिक सेक्शन की, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, है ना। 30 मिनट्स में पूरा जो सेशन है वो आपको एक वीडियो डाल दूंगा, ताकि आप कभी भी किसी भी संडे को बोर हो रहे हो नेक्स्ट ईयर तक, तो आपके पास कुछ करने को हो ना। आपको 30 मिनट्स मिला, हमेशा देख लो, बार बार देखो, क्या दिक्कत है, रिवीजन ऐसी तो होता है। तो आपके लिए मैं पूरे जितने भी चैप्टर्स में आपको पढ़ा रहा हूँ ना, सबके रिवीजन वीडियो 30 मिनट्स में या फिर मैक्सिमम 40 मिनट्स में कवर कर दूंगा। पूरा चैप्टर उतना में कवर हो जाएगा, अलॉन्ग विद पीडीएफ नोट्स। तो पीडीएफ नोट्स पहली बात तो आप खुद के बनाओ, मैं तो अपने टीचर के भी नहीं लेता था भाई, वो दे देते थे, गाइड कर लेते थे, बट खुद के हैंड राइटिंग में ही समझ में आता है ना। बट फिर भी मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। देखिए यार, कॉम्प्लेक्स नंबर है अपने पास। हाँ ब्रो बोलो सर, इसका आंसर क्या है? तुम बताओगे या मैं बताऊंगा? सर हाँ यार, गजब कर रहे हो। ये तो वैसी वाली बात हो गई कि तुम केबीसी में चले जाओगे तो अमिताभ बच्चन बोलेंगे कि सर इसका आंसर क्या है। हाँ? पहले आंसर बता दो, फिर मैं बताता हूँ। गजब कर रहे हो यार। सर 4√3 ऐसे बताओ यार, थोड़ा रिस्पेक्ट दो अमिताभ बच्चन को। हाँ सर, वही ये बात नहीं, मेरे को लगा गलत है। गलत नहीं, यही तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इज वेरी बैड। अरे जो भी गलत है आप बोलो ना, 4√3 आए बोलो, क्या वो कर दूंगा ज्यादा से। सर नहीं, मैंने ऐसा मतलब बिना चेक किए अज्यूम कर लिया कि 2.2 वो आर्गुमेंट ऑफ जेड पे अप्लाई कर रहे हैं। चलो सही। देखो यार, दिस बेसिकली रिप्रेजेंट्स 4√3 इज करेक्ट। ये हमारे पास x y एक्सिस है, ये एक ऐसा रे है जो 0 से ओरिजिनेट कर रहा है, ओरिजिन से, और उसका एंगल x एक्सिस से 60 डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री। सो इट माइट लुक समवॉट लाइक दिस। दिस इज द रे, है ना। ये क्या है, दिस इज आर्गुमेंट ऑफ, मैं थोड़ा इसको ऊपर लिख देता हूँ। ये है आर्गुमेंट z इज इक्वल टू पाई बाई 3, सॉरी 2 बोल दिया मैंने, 3। ये क्या है, ओरिजिन से जनरेट होने वाला रे जिसका एंगल 120 डिग्री बनेगा। सो दिस एंगल इज 60 डिग्री। दिस एंगल, ये क्या है, पहली बात तो लिख लेना आप लोग ना, आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3। सो दिस एंगल इज 120 डिग्री। इज दैट ओके? ठीक है, मेरे ख्याल से अपने को इतना समझ में आता है। यहाँ बारिश होने लगी बहुत तेज। आर्गुमेंट ऑफ z माइनस, क्या करें बताइए, इसमें माइनस कॉमन ले लो, 2 प्लस 2√3 आयोटा, दिस इज इक्वल टू पाई। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पहली बात तो आप समझो, ये क्या है, ये रे है, कहां से ओरिजिनेट हो रही है, इस पॉइंट से। ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है रे ओरिजिनेटिंग फ्रॉम, रे जनरेटिंग फ्रॉम
2,2√3, रे जनरेटिंग फ्रॉम 2,2√3, ठीक है, और उसका x एक्सिस के साथ एंगल जो है वो पाई है, मेकिंग एंगल ऑफ पाई विथ x एक्सिस। ये शॉर्ट में लिख लिया करो यार। बताओ ये पॉइंट कहां पर पाया जाएगा? 2,2√3, 2,√3 कहीं पर भी होगा, देख लेते हैं। मेरे ख्याल से इस लाइन पर ही होगा, क्योंकि क्या होता है ना कि क्वेश्चन हमेशा खूबसूरत होता है। मेरे को लगता है इसी लाइन पर होगा, बिकॉज फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। और 2,2√3 अगर आप खटाखट मेंटल कैलकुलेशन करोगे, इस पर्टिकुलर पॉइंट का ओरिजिन के साथ अगर आप ज्वाइन करते हो तो स्लोप 60 डिग्री आता है। करके देख लो ना, अबे करके देख लो। 2√3 अपॉन 2√3 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 0 कितना आ रहा है? √3। √3 का पता है स्लोप, जब एंगल 60 डिग्री हो तो ये डेफिनेटली पॉइंट जो है इस लाइन पर लाई कर रहा है। इस पॉइंट से ओरिजिनेट होने वाली रे कितनी बन सकती? करोड़ों, बहुत सारी रेज बना सकते हैं। लेकिन नहीं, आपको वो रे चाहिए जिसका एक्स एक्सिस के साथ पाई एंगल बन रहा है। मतलब ये वाली जो रे होगी ना, दिस इज द रे वी वांट, ये वाली रे होगी। इसके पीछे मत बना देना, ना 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 ना, ओरिजिनेट यहां से हो रही है, इसके पीछे नहीं जाएगी। लाइन नहीं है, रे है, ठीक है। ऑल्दो पीछे बना भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आंसर आपका एरिया है, एरिया तो सही आ जाएगा। ये पॉइंट क्या होगा? ये पॉइंट तो कोई भी बता देगा, -2,2√3 सिमेट्री से। यार अब आप बता दो इसका एरिया, क्या दिक्कत है? हाफ बेस इनटू हाइट, दिस इज 0,0। व्हाट इज बेस? ये पूरा लेंथ, ये लेंथ निकालोगे ना आप, क्या है 2 और -2 कितना हो गया? 4। OAB, तो आप लिखो एरिया ऑफ triangle OAB is equal to half base into height, तो ये बनेगा OM। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। OM का लेंथ बताओ कितना आएगा? 2√3 आ जाएगा ना? आई होप इतना अपन समझदार है। तो 4√3 स्क्वायर यूनिट्स will be the area of triangle OAB। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा इजी है, ठीक ठाक है। अगर आप थोड़ा सा भी रे के बारे में नहीं जानते हो तो ये क्वेश्चन गलत कर दोगे। तो ये OM का लेंथ जो हो जाएगा ना, OM का लेंथ यहाँ पे लिख देता हूँ, 2√3 आ जाएगा। इज दैट ओके? मैं आगे बढ़ता हूँ। अब हम पढ़ेंगे रोटेशन थ्योरम। पढ़ेंगे रोटेशन थ्योरम। रोटेशन थ्योरम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। कितने बार बोलूं? जितने बार बोलूं उतना कम है। मैं हमेशा टॉपिक पढ़ाने से पहले एक चीज बोलता हूँ कि इज इट डिफिकल्ट और नॉट, ठीक है। ऑनेस्टली मैं हमेशा बताता हूँ, दिस इज नॉट डिफिकल्ट, ओके, दिस इज नॉट डिफिकल्ट। इस पे एक शानदार ट्रिक लगाते हैं अपन, बहुत इजी हो जाता है। जनरली इट इज डिफिकल्ट फॉर मेनी स्टूडेंट्स, बट हमारी क्लास के स्टूडेंट के लिए कभी डिफिकल्ट नहीं रहेगा, है ना। तो रोटेशन थ्योरम पढ़ने वाले अपन अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ा है कॉम्प्लेक्स नंबर में, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक अपन ने जितना भी पढ़ा है ना, उसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना। बहुत इजी इजी चीजें पढ़ी है, ऑलमोस्ट ऑल द लोकस अपन ने पढ़ लिया, लेकिन आज अपन और भी लोकस पढ़ेंगे, ठीक है। सो आई कैन सी दैट वी हैव टू डू अ लॉट ऑफ इक्वेशंस। काश अपना आज ये इतना हो जाए रोटेशन थ्योरम, तो मजा आ जाएगा। देखो, सबसे पहले मैं आपको रोटेशन थ्योरम समझाता हूँ कि क्या होता है ना। दिस इज नॉट रिलेटेड टू फिजिक्स एट ऑल। सुन के लगता है ना कि रोटेशन मतलब वो सब होगा, वैसा कुछ नहीं है। सो वी हैव दिस सर्कल। अभी मैंने आपके सामने सर्कल काहे बना दिया है बताता हूँ यार, ना शांति। देखो, हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक सर्कल है, ये रियल एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्सिस है। मैं इसको एक्स वाई ही बोलता हूँ क्योंकि मेरे को बड़ी शांति मिलती है एक्स वाई बोलने से, ज़्यादा दिमाग में लोड नहीं आता है। अब है ना, मैं इस सर्कल पर एक पॉइंट लेने वाला हूँ, पॉइंट पी। लिखना एकदम छोड़ दो, ठीक है। और एक और पॉइंट ले रहा हूँ, पॉइंट क्यू। ये जो पॉइंट पी को ओरिजिन से ज्वाइन कर रहे हैं ना, तो हमारे पास एक वेक्टर आ रहा है, ठीक है। ये पॉइंट पी जो है, इसका कोऑर्डिनेट है z1। आप भली भांति समझते हो कि z1 का मतलब क्या है। अगर z1 का वैल्यू मान लो 3 + 2 आयोटा हुआ, तो z1 कोऑर्डिनेट हो जाएगा ना 3,2। तो एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो आप उसको कोऑर्डिनेट की तरह ट्रीट कर सकते हो।
तो ये मैंने बनाया आपके सामने। ये सर्कल का जो रेडियस है वो r है। इसी सर्कल पर एक पॉइंट लिया मैंने q। ये जो OQ है ना, ये वाला रेडियस भी r है। अब देखो खास बात क्या है, ये जो पहला वाला OP कॉम्प्लेक्स नंबर है, OP वेक्टर है, ठीक है, इसको आई कैन ट्रीट इट एज अ वेक्टर। मैंने थोड़ा इसको ज्यादा एक्सटेंड कर दिया ना, इट वाज नॉट रिक्वायर्ड एक्चुअली, आई जस्ट इरेज इट। कर भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, बट इट वाज नॉट रिक्वायर्ड इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अपन इसको ना भी बनाए तो चल जाएगा। अब बेटा समझो है ना अच्छे से, ये वाला जो OP वेक्टर है या फिर P कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका आर्ग्यूमेंट फाई है, फाई, ठीक है। और ये जो OQ कॉम्प्लेक्स नंबर है और OP और OQ के बीच का एंगल अपने को पता है, इनके बीच का एंगल हमें गिवन है। सो इनके बीच का एंगल मैं आपके सामने थीटा लिख देता हूं। अभी रोटेशन थ्योरम में क्या कहानी चलती है वो मैं आपको बताता हूं। मैं आपको एक चीज सिखाने वाला हूं, है ना, सुनना ध्यान से, लिखना मत बिल्कुल भी। ये वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका कोऑर्डिनेट Z2 बोल दिया मैंने, चलेगा। अब आप एक चीज बताइए कि पहला वाला जो वेक्टर है अपने पास OP और दूसरा वाला जो वेक्टर है OQ, क्या दोनों वेक्टर का लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड मतलब मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सेम है? यस, बिल्कुल सेम है, बिकॉज दे आर लाइंग ऑन अ सर्कल यार, कम ऑन। सर्कल का डिस्टेंस सेंटर से तो सेम आना ही, लेंथ तो सेम है। तो रोटेशन थ्योरम क्या बोलता है ना, इफ द लेंथ इज सेम, मेरी बात सुन रहे हो आप? रोटेशन थ्योरम कहता है कि अगर वेक्टर की लेंथ बराबर है और दोनों के बीच का एंगल पता है आपको, तो आप क्या बोल सकते हो, जो बाद वाला वेक्टर है ना Z2, दिस कैन बी रिटन एज, इन दोनों के बीच में जो एंगल है थीटा, उसके हिसाब से अपन लिखते हैं e की पावर आयोटा थीटा इंटू पहले वाला वेक्टर Z1। ये रोटेशन थ्योरम कहता है। मतलब Z2 को आप क्या लिख सकते हो, जो इनिशियल वेक्टर है आपके पास Z1 इंटू e की पावर में आयोटा थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। तो रोटेशन थ्योरम क्या कहता है कि अगर आपको सिर्फ एक वेक्टर पता है और आपको पता है कि उस वेक्टर को अगर अपन ने थीटा डिग्री से घुमाया तो हम डायरेक्टली दूसरे वेक्टर पर लैंड करेंगे। कहानी समझो है ना, अगर हमें एक वेक्टर पता है OP वेक्टर, इसको बस सिर्फ O के अबाउट घुमा देने से, थीटा डिग्री घुमा देने से, आप जिस डायरेक्शन में घुमा रहे हो वो पॉजिटिव डायरेक्शन है, बिकॉज वी नो ट्रिग्नोमेट्री में अपन ने डायरेक्शन तो पढ़ा है। तो थीटा डिग्री में आपने पॉजिटिव डायरेक्शन में घुमा दिया और घुमाया और आप कहां पहुंच गए, Q पॉइंट पर पहुंच गए, जादू। अरे भाई अगर आप P को थोड़ा सा भी घुमा दोगे ना तो यू विल रीच एट पॉइंट Q। तो मतलब P पॉइंट को सिर्फ घुमा देने से पॉइंट Q मिल जा रहा है, P पॉइंट को सिर्फ घुमा देने से पॉइंट Q मिल जा रहा है, इसको अपन कहते हैं रोटेशन। तो एक वेक्टर को सिर्फ घुमा देते हैं अपन तो हमें दूसरा वेक्टर मिल जा रहा है, हमें और कुछ नहीं करना पड़ रहा है उनके बीच में। तो ऐसे में जो बाद में अपने को वेक्टर मिल रहा है, जो डेस्टिनेशन है अपना, वो LHS में होता है डेस्टिनेशन इज इक्वल टू सोर्स। सोर्स मतलब क्या था इनिशियली, ये Z1 था। डेस्टिनेशन इज इक्वल टू सोर्स इनटू e की पावर में आयोटा थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। दिस इज व्हाट रोटेशन थ्योरम सेज। इसका प्रूफ मैं आपको दूंगा, डरो मत, पहले आप समझ लो इसको, ठीक है। तो इतना अपने को समझ में आया ना, चलिए लिखो यहां तक, मैंने आपको लिखने से रोक दिया था ना, लिखो। सर तो Z1 को भी ये ऑयलर फॉर्म में लिख के फिर उसका e के पावर आयोटा थीटा वैसे ही स्क्वायर करेंगे, कर एकदम सकते सही हैं सोचा क्या? है। वो तो प्रूफ की बात हो गई, प्रूफ अपन वैसे ही देखेंगे, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन Z1 एंड Z2। ओके, अभी मैं इसको अभी पूरा डिटेल में मैंने समझाया ही नहीं है आपको, ठीक है। समझाने के बाद मैं आपको एक ट्रिक भी दूंगा इसका, है ना।
ठीक है, वो आपने लिखा होगा ना। आवाज नहीं आ रही, अभी मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ यार। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए अब बच्चों, ध्यान से समझना है ना। देखो यार, क्या बोल रहा था मैं आपको, समझना। क्या करते हैं अपन, वेक्टर को अगर अपन ने रोटेट करा ना, तो आप इमेजिन कर सकते हो। क्या है ना, मैं यहाँ पे क्लास में नहीं हूँ, तो मैं आपको है ना वैसे हाथ के इशारों से बता नहीं सकता हूँ, बट स्टिल आई कैन ट्राई। देखो क्या होगा ना कि अगर हमारे पास एक वेक्टर है, ये दिस इज द वेक्टर दैट वी हैव। अगर मैंने इसको सिर्फ रोटेट कर दिया ना, तो डायरेक्टली रोटेट करने से, थीटा एंगल रोटेट करने से मैं डायरेक्टली एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचूंगा जो आपको दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर देता होगा। देख लो, एकदम उसी पॉइंट पे डायरेक्ट पहुंच रहा हूं। तो जो आपका डेस्टिनेशन है ना, उसको आप हमेशा e की पावर आयोटा थीटा इंटू सोर्स कह सकते हो। ठीक है, हमेशा कह सकते हो। ऐसा इसका प्रूफ देख लेते हैं अभी अपन, फिर इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका प्रूफ देख लेते हैं। तो प्रूफ तो हमेशा मैं पिंक कलर की पेन से लिखता हूँ। समझो भाई, सबसे पहली बात ये, z को आप ऑयलर फॉर्म में कैसे लिख सकते हो। z1 को, z1 कैन बी रिटन एज उसका मॉडुलस, दैट इज रेडियस। अरे यार, ओरिजिन से डिस्टेंस जो होता है ना, दैट इज मॉडुलस इनटू e की पावर में आयोटा आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट क्या है इसका, 5। क्यों, हम आंख के अंधे नहीं है ना, हमको दिखाई दे रहा है। z2 देखते हैं, z2 को अपन क्या लिख सकते हैं, r इंटू e की पावर में आयोटा आर्ग्यूमेंट। जल्दी से बताओ, z2 का आर्ग्यूमेंट क्या आएगा, z2 का आर्ग्यूमेंट क्या आएगा। यस, थीटा प्लस फाइव। गुड गुड गुड, थीटा प्लस 5 आएगा, है ना। अच्छा, तो ये जो Z2 है ना, इसमें मैंने सोचा कि कुछ हरकतें करी जाए। Z2 इंटू ये e की पावर में आयोटा थीटा इंटू e की पावर में आयोटा 5 को अलग अलग कर लिया। रोने मत लग जाना सर, कैसे कर दिया, बड़ा इजी है ना। और ये e की पावर में आयोटा 5 और r, इनको एक साथ लिख देता हूँ। तो r इंटू e की पावर में आयोटा 5, इनको एक साथ लिख दिया, और e की पावर में आयोटा थीटा, इसको दूर कर दिया। ठीक है, ये जो e की पावर में आयोटा 5 है ना, व्हाट इज दिस, दिस इज Z1 इटसेल्फ, राइट। Z1 ही तो है यार। तो Z2 को आप क्या लिख पा रहे हो, Z2 को आप लिख पा रहे हो Z1 इंटू ई की पावर में आयोटा थीटा। ठीक है, अच्छा, मैंने ई की पावर में आयोटा थीटा जो पहले क्यों लिखा है, ऐसे कोई रूल नहीं है, आप चाहे तो बाद में लिख सकते हो, मल्टीप्लीकेशन है यार, है ना, इंटू ई की पावर में आयोटा थीटा। ठीक है, मैं उसको पहले से लिखता हूँ क्योंकि मेरी थोड़ी सी आदत है। चलो उसको अपन ऐसे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है। ओके, तो पहली बात तो आपको यहाँ पर ये समझ में आना चाहिए कि घुमाने से, सुनो, घुमाने से डायरेक्ट ओवरलैप करना है आपको क्यू पर, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि घुमाया और क्यू पर पहुंचे नहीं। अब अपन इसका केस 2 समझते हैं, रोटेशन थ्योरम का सेकंड केस है। तो दिस वाज द फर्स्ट केस, मैं इसका केस 2 लेता हूं। अब हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है इस बार, एंड दिस इज इट। अच्छा, एक बात बताओ मुझे यार, आप में से कोई भी बता पाएगा क्या ये चीज, देखता हूं। अगर ये वेक्टर ए है, ठीक है, कोई एक वेक्टर ए वेक्टर है मेरे पास, तो एक कैप या मतलब उसका यूनिट वेक्टर आप कैसे लिखते हो, हाउ डू वी राइट अ यूनिट वेक्टर, क्या फॉर्मूला होता है।
सर शायद a upon mod a। सर डिवाइडेड बाय शायद तुम केबीसी में कभी चले मत जाना, ठीक है? क्या यार इतनी सी बात है, एकदम डायरेक्ट बोलो a upon mod a, खत्म। किसी भी वेक्टर को अगर आप उसके लेंथ से या उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हो तो आपको यूनिट वेक्टर मिलता है। मैं उसका मतलब समझाता हूँ आपको, ठीक है? आपको फिजिक्स में पढ़ाया गया होगा, मैं एक बार और पढ़ा देता हूँ। मान लो ये वेक्टर है, इसकी लंबाई 5 यूनिट है और इसका डायरेक्शन जो है वो आई कैप प्लस जे कैप है, ठीक है? अब आपको अगर इसका यूनिट वेक्टर निकालना है 5 टाइम्स आई, अरे यार मैंने एक्चुअली इसकी लेंथ जो है ना, चलो आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि आई कैप है या जे कैप है, मैं बस इतना बोल देता हूँ कि ये ए वेक्टर है और उसकी लंबाई जो है वो 5 यूनिट है, मतलब ये लेंथ जो है ना वो 5 यूनिट है। अगर आपको इसका यूनिट वेक्टर ढूंढना है तो आप क्या करोगे, ये जैसे 1 2 3 4 5 सेक्शन में बटा हुआ है तो इसका एक सेक्शन पकड़ोगे, सिर्फ जो सबसे छोटा सेक्शन है ना वो सेक्शन पकड़ोगे और उसको आप चुपचाप बोल दोगे कि ये ए कैप है, खत्म। ए कैप मतलब क्या होता है, उसी डायरेक्शन में एक वन लेंथ का वेक्टर, सेम डायरेक्शन में एक ऐसा वेक्टर जिसका लेंथ 1 हो, तो ये वेक्टर हो गया आपका रेड वाला। समझ में आ रहा है आपको? तो यूनिट वेक्टर का लेंथ हमेशा क्या होता है, 1 यूनिट होता है। बात समझ में आ रही है? और उनका डायरेक्शन क्या होता है, उनका डायरेक्शन वही होता है जो ओरिजिनल वेक्टर का हुआ करता था। ये बात अपने को आती है, मैंने आपको ऐसे ही बता दिया जस्ट फॉर सेफ्टी के, भाई बाय चांस कोई बच्चा अपने यहाँ बहुत गरीब है, उसको ये पता ही नहीं है तो पता चल जाए, ठीक है? अब देखिए मेरे पास एक पॉइंट है P Z1 Z, ओके, पॉइंट P है Z1 और एक पॉइंट Q है मेरे पास, और वो सर्कल पर नहीं है, वो सर्कल के बाहर है। उस सर्कल के बाहर वाले पॉइंट को अगर ओरिजिन से ज्वाइन करेंगे तो वी विल गेट अनदर वेक्टर जिसको अपन OQ वेक्टर बोलेंगे। आप मेरे को एक चीज बताइए कि इन दोनों के बीच में, चलो मैंने आपको एंगल दिया अगर, ठीक है, इफ आई गिव यू द एंगल बिटवीन दीज टू, दिस इज थीटा डिग्रीज या थीटा रेडियंस, रेडियंस ही बोलते हैं अपन वैसे, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता है ना। क्या यहाँ पे अपन रोटेशन थ्योरम लगा सकते? मैंने लगाने का सोचा, मैंने रोटेशन थ्योरम लगाने का सोचा, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि बच्चों को बोल दो कि लिखना छोड़ दो, तो स्टॉप राइटिंग, स्टॉप राइटिंग। देखो भाई पहला वेक्टर ओपी कहाँ गया है, ये ओपी वेक्टर है, ठीक है। अगर मैंने इसको घुमाया तो मैं इसको घुमा के इसका लेंथ नहीं बदल सकता बच्चों। कभी ये मत सोचना कि घुमाते घुमाते ऐसे ही लंबा हो जाएगा, ना ना ना, आप इसको सिंपल घुमा रहे हो बस। थीटा डिग्री से आपने इसको एक धक्का दिया और ये धक्का देकर थीटा डिग्री से घुमाने पर यहां पर पहुंच गया। तो घुमाने के बाद क्या अपने को क्यू वेक्टर मिला? क्या अपने को क्यू कॉम्प्लेक्स नंबर मिला? नहीं नहीं, क्यू कॉम्प्लेक्स नंबर इस बार बाहर है और अपने को ये मिल रहा है, ये थोड़ी चाहिए था, अपने को तो ये चाहिए था, हमें तो वो वाला कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए था। तो यहाँ पे अपन रोटेशन थ्योरम ऐसे डायरेक्टली नहीं लगा सकते। क्यों? द सिंपल रीजन इज द लेंथ ऑफ बोथ द वेक्टर्स आर नॉट सेम। दोनों वेक्टर का लेंथ सेम नहीं है, तो इसमें अपन रोटेशन थ्योरम कैसे लगाएंगे? लेंथ पहले बराबर करेंगे, आ रही बात समझ में? दोनों का लेंथ बराबर करेंगे फिर अपन रोटेशन थ्योरम लगाएंगे। तो दोनों का लेंथ कैसे बराबर किया जाए? सोचो ये एक वेक्टर है आपके पास ओपी वेक्टर और एक वेक्टर है ओक्यू वेक्टर, आपको लेंथ बराबर करना है डायरेक्शन चेंज करे बिना, तो दोनों का यूनिट वेक्टर ले लेते हैं, दोनों का यूनिट वेक्टर ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ये पहला वाला जो वेक्टर है ओपी, ओपी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे आएगा? ऐसे आएगा, दिस विल बी द यूनिट वेक्टर ऑफ दिस ओपी वेक्टर, ठीक है। ओपी वेक्टर का यूनिट वेक्टर लिख दिया मैंने। तो अगर ये Z1 था तो अब ये Z1 कैप हो गया, ऐसे समझ लो। हालांकि ऐसा कहना गलत है लेकिन अब भावनाओं को समझ जाओ ना, Z1 कैप मतलब Z1 वेक्टर का यूनिट वेक्टर। और ये OQ वेक्टर जो भी होगा इसका भी कुछ ना कुछ यूनिट वेक्टर हो सकता है ना, इसका भी कुछ ना कुछ यूनिट वेक्टर हो सकता है। तो ये यूनिट वेक्टर मैंने लिख दिया, ये वाला दूसरा वाला जो यूनिट वेक्टर है दैट इज Z2 कैप। अभी दोनों वेक्टर का लेंथ बराबर हो गया है, लेंथ ऑफ बोथ द वेक्टर्स आर नाउ इक्वल। ऑरेंज का भी और ग्रीन का भी, दोनों का लेंथ बराबर कर दिया मैंने। अब यहाँ पे मैं रोटेशन थ्योरम लगाऊंगा। लेंथ बराबर करने के बाद मैं रोटेशन थ्योरम लगा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है वो कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है? Z1 कैप। और ये वाला जो पॉइंट है वो कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है? Z2 कैप। नहीं है समझ, फिर से सुनना, ये वाला पॉइंट क्या था? Z1।
और ये वाला पॉइंट क्या हो गया, z1 कैप। कैप का मतलब क्या होता है, वी विल सिंपली डिवाइड इट बाय इट्स मॉडुलस, वो करके बताऊंगा तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। बट अभी फिलहाल इतना सोच लो कि ये z1 कैप है, ये वाला पॉइंट z1 कैप है, ये वाला पॉइंट z2 कैप है। अब अगर मैं रोटेशन लगाता हूं ऑरेंज वाले लाइन में, ऑरेंज वाली लाइन में रोटेशन लगाता हूं, तो रोटेशन करने के बाद मैं डायरेक्टली ये वाले पॉइंट पर पहुंचूंगा, ठीक है। मैं डायरेक्टली इस ग्रीन वाले डॉट पर पहुंचूंगा, इस ग्रीन वाले डॉट पर मैं पहुंच जाऊंगा। अगर मैंने रोटेशन लगाया और लेंथ चेंज तो होता नहीं रोटेशन में, तो थीटा डिग्री से घुमाने पर मैं वहां पे पहुंच जाऊंगा। तो आप क्या बोल सकते हो, आप फाइनली ये बोल सकते हो कि डेस्टिनेशन z2 कैप इज इक्वल टू सोर्स z1 कैप इंटू e की पावर में आयोटा जितना आपने घुमाया है। तो इसको अपन बोलते हैं घुमक्कड़ फैक्टर। क्या बोलते हैं, घुमक्कड़ फैक्टर। आपने कितना घुमाया है इसको, थीटा डिग्री से, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल थीटा था। तो क्या करेंगे अपन, जो इनिशियल सोर्स था अपने पास उसमें बस घुमक्कड़ फैक्टर मल्टीप्लाई कर देने से आपको डेस्टिनेशन मिल जाएगा। बस दोनों की लेंथ बराबर होनी चाहिए, ये कंडीशन होनी चाहिए। लेंथ दोनों की इक्वल होनी चाहिए, पहले थी नहीं तो हमने पहले इक्वल करा, फिर अपन ने ओरिजिनल वेक्टर्स में रोटेशन ना लगाते हुए हमने यूनिट वेक्टर्स में रोटेशन लगाया। अब ये देखने में बड़ा अजीब लगेगा, आपको बुक्स में भी नहीं मिलेगा, बट मैं हमेशा ऐसे सिखाता हूँ, ठीक है। आपको बुक्स में कभी कैप नहीं मिलेगा, बट आपको समझ में डेफिनेटली आ जाएगा। क्या बोला मैंने कि दोनों वेक्टर्स में अपन ने रोटेशन थ्योरम लगाया, z1 को अपन ने कितना घुमाया, थीटा, तो उसमें घुमक्कड़ फैक्टर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इज दैट ओके। अच्छा, एक चीज का और ध्यान रखें, आपने कौन सी डायरेक्शन घुमाया थीटा, प्लस डायरेक्शन में। ये वाला डायरेक्शन जो होता है ना एंटी क्लॉकवाइज, उसको अपन प्लस बोलते आ रहे बचपन से, और इसको अपन माइनस बोलते आ रहे। इज दैट ओके। तो अपन प्लस डायरेक्शन में जाएंगे तो हमेशा ए की पावर में आयोटा प्लस थीटा मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वहां पे कुछ साइन नहीं है, मतलब प्लस का साइन है। अच्छा, z2 कैप और z1 कैप को लिखने की बारी आई है, कैसे लिखेंगे बताइए। z2 कैप को कैसे लिखेंगे, वेक्टर अपॉन उसका मॉडुलस। अरे कॉम्प्लेक्स नंबर भी वेक्टर ही होते, आप कॉम्प्लेक्स नंबर को एकदम वेक्टर बोलो, जुड़वा भाई एकदम कसम से। ये z1 जैसी हरकतें कर रहा था, इसके करस्पॉन्डिंग वेक्टर भी एकदम वैसी हरकतें करेगा। तो अगर ये z1 मान लो 2 + 3 आयोटा है, तो आप अगर इसको 2i कैप प्लस 3j कैप बोल दोगे ना, तो भी आपकी एक भी कैलकुलेशन गलत नहीं होने वाली। बात समझ में आ रही है आपको। 2i कैप प्लस 3j कैप बोल दोगे तो भी सब कुछ सेम रहेगा, बिकॉज 2 + 3 आयोटा या 2i कैप प्लस 3j कैप की सारी हरकतें सेम होती है। ये मैं आपको बहुत दिनों से बताते आ रहा हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर आर एग्जैक्टली लाइक वेक्टर्स। तो z2 कैप को क्या लिख दिया, z2 अपॉन उसका मॉडुलस। z1 कैप को क्या लिख दिया, वेक्टर अपॉन उसका मॉडुलस। मैंने अभी अभी आपको समझाया, वेक्टर मतलब z1 अगर ऐसा हुआ 1 + 3 आयोटा, तो z1 वेक्टर क्या होगा, 1i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है। और उसका मॉडुलस अपन डिवाइड कर देंगे 1 + 3 स्क्वायर का अंडर रूट, तो आपको कैप मिल जाएगा। वही चीज आप कॉम्प्लेक्स नंबर में भी करते हो तो भी आपको कैप मिलेगा, ठीक है। तो बेसिकली कैप कॉम्प्लेक्स नंबर में होता नहीं है, लेकिन ये वेक्टर की तरह होता है, इस कारण अपन इसको वेक्टर की तरह ट्रीट कर रहे हैं। इनटू घुमक्कड़ फैक्टर e की पावर में आयोटा प्लस थीटा, बिकॉज प्लस डायरेक्शन में अपन ने मूव करा है। तो सेकंड बार में जो आपका फॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा। मैंने आपको डायरेक्टली प्रूफ करके बता दिया, ठीक है। जनरली क्या प्रोसेस होता है कि मैं आपको पहले बता दूं कि ऐसा आएगा, फिर मैं बताऊं कि हाँ ये प्रूफ ऐसा ऐसा आएगा, बट डायरेक्टली अपन ने प्रूफ ही देख लिया है, तो टेंशन मत लो। तो अपन ने बेसिकली किसके बीच में रोटेशन करा है, यूनिट वेक्टर्स के बीच में रोटेशन थ्योरम लगाया है, क्योंकि ओरिजिनल वेक्टर्स में रोटेशन थ्योरम नहीं लग रहा था, ठीक है। समझ में आ रहा है एकदम क्रिस्टल क्लियर, थोड़ा थोड़ा डाउट आ रहा है, नहीं आ रहा है, चलो देखते हैं। बड़ा इजी होता है, बस घुमाना है आपको, लेंथ बराबर है तो सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक आपने लिख लिया होगा, आई होप। नहीं लिखा है तो लिख लो, बस अपने पास समय की थोड़ी सी कमी है। आपका लास्ट लेक्चर होता है इसलिए मैं ना एक्सटेंड भी नहीं करता हूँ। थर्ड अपने पास केस है ये वाला, पॉइंट ए z0 और ये पॉइंट सी, और पॉइंट ए से एक और रे निकल रही है, वो कहाँ पे खत्म हो रही है, पॉइंट बी पे खत्म हो रही है। ये है z1 और ये है z2 और ये है z0। ये फिक्स पॉइंट है, ये दोनों तीनों फिक्स पॉइंट है, ठीक है, सबके सब फिक्स पॉइंट है। आपको अब इनके बीच में रोटेशन थ्योरम लगाना है। हमको बस इतना पता है कि इनके बीच में जो एंगल है दैट इज थीटा, द एंगल इज थीटा, दिस इज ऑल वी नो। क्या आप रोटेशन थ्योरम लगा सकते हो? पहले हमने सोचा
कि सर ने क्या सिखाया था अपने को? सर ने हमें ये सिखाया कि अगर आपने यहाँ पर एक रे बनाई है ना, इसको अगर घुमा देते हो तो एग्जैक्टली सी पर ओवरलैप करना चाहिए। वो तो तब करेगी जब लेंथ बराबर होगी। क्या गारंटी यहाँ पे लेंथ बराबर है? कोई गारंटी नहीं। मैंने आपको बताया भी नहीं कि लेंथ बराबर है, और ऐसा हर बार होगा भी नहीं कि लेंथ बराबर होगी। तो हम लोग क्या करेंगे कि रोटेशन थ्योरम यूनिट वेक्टर्स पे लगाएंगे यहाँ पर भी। ठीक है, तो क्या करेंगे अपन, ये जो फाइनल या इनिशियल अपने पास यूनिट वेक्टर्स है वो बना देते हैं। तो Z1 का यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा? Z1 कैप। Z2 का यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा? Z2 कैप। इज दैट ओके? अब आप रोटेशन लगा दो, क्योंकि दोनों की लेंथ 1 1 है। अगर आप घुमा भी देते हो तो परफेक्ट ओवरलैप होगा, परफेक्ट, है ना? तो एकदम गजब का रोटेशन थ्योरम लग सकता है। तो क्या बोलोगे? डेस्टिनेशन कैप पे लगा रहे अपन, ओरिजिनल वेक्टर्स पे ना लगा रहे। अच्छा यार देखो, हाँ, व्हाट आई शुड हैव डन, Z1 कैप नहीं लिखना चाहिए था मुझे उसे, बिकॉज आप कंफ्यूज हो सकते हो। ये जो AB वेक्टर है ना, अरे ये AB वेक्टर है ना, तो मैं इसको AB कैप लिख देता हूँ और इसको मैं AC कैप लिख देता हूँ। थोड़ा ज्यादा अच्छा आइडिया मिलेगा, बिकॉज Z1 लिखना गलत होगा। ये ओरिजिन होता तो मैं Z1 लिख देता, बट ये Z0 है। तो व्हाट आई शुड राइट कि डेस्टिनेशन क्या है आपका? AC कैप। AC कैप, AC कैप कैसे मिल रहा है? AB कैप को घुमा देने से, रोटेट करने से। तो अपन AB कैप को, देखो इधर प्लीज, आगे देखो, AB कैप को हम क्या कर रहे हैं? रोटेट कर रहे हैं। रोटेट कर रहे हैं अपन, तो इसमें घुमक्कड़ फैक्टर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। किसमें? जिसको रोटेट किया जा रहा है उसमें। और कितना रोटेट किया अपन ने? थीटा। पॉजिटिव या नेगेटिव? ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव ही मानते हैं अपन, तो इसको पॉजिटिव ले लो। e की पावर में आयोटा थीटा। ये रेड कलर की इंक से जो लिखा है ना, इसको आप घुमक्कड़ फैक्टर बोलो। किसी भी वेक्टर को घुमाना है तो उसमें घुमक्कड़ फैक्टर मल्टीप्लाई करो, वो जादू से खट्ट से यहां पहुंच जाएगा। घुमाते ही वो उधर पहुंच जाएगा, AC कैप बन जाएगा। ठीक है, तो ये e की पावर आयोटा थीटा में एकदम ताकत होती है। इससे मल्टीप्लाई करा मतलब आपने ये वाली रे को एकदम घुमा के यहां पे पहुंचा दिया, ऐसा थीटा डिग्री। ठीक है, तो व्हाट यू कैन राइट, आप लिख सकते हो यहाँ पे जो AC कैप है, ये जो AC कैप है, दिस कैन बी रिटन एज Z2। अच्छा यार चलो मैं आपको है ना AC वेक्टर अब लिखना बताता हूँ। किसी भी वेक्टर का कैप कैसे लिखते हैं? वेक्टर अपॉन उसका मॉड। यार AC वेक्टर बता दो मेरे को, AC वेक्टर अपॉन AC का मॉड। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? AB वेक्टर अपॉन AB वेक्टर का मॉड। आ रहे समझ में? इनटू घुमक्कड़ फैक्टर। ठीक है, किसको घुमाया अपन ने? इसको। जिसको घुमाते उस पर मल्टीप्लाई होना चाहिए घुमक्कड़ फैक्टर। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि फ्यूचर में गलती होती है। बच्चे क्या करते हैं ना, गलत साइड में मल्टीप्लाई कर देते हैं। बस वही एक मिस्टेक होता है, अदरवाइज कोई यहाँ पे कोई मिस्टेक की संभावना नहीं होती। क्या करें भाई? AC वेक्टर कैसे लिखेंगे बताइए? AC वेक्टर आ जाएगा पॉइंट माइनस पॉइंट, ऐसे तो लिखते हैं, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, मतलब Z2 माइनस Z0। Z2 माइनस Z0 ये आ जाएगा आपका वेक्टर। आप चिंता मत करो, ये एक्चुअल में ऐसा सब्ट्रैक्ट होगा ना कि रियल पार्ट से सब्ट्रैक्ट होगा, और आई कैप मतलब इमेजिनरी वाला इमेजिनरी से होगा। एकदम वेक्टर की तरह हरकतें होती है इसकी। और यहाँ पे मॉड्यूलस कैसे लिखेंगे इसका? Z2 माइनस Z0 का मॉड, ऐसे लिख दो। दिस इज इक्वल टू AB वेक्टर को कैसे लिखेंगे? फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, तो Z1 माइनस Z0 अपॉन Z1 माइनस Z0 का बार। समझ गए ना आप लोग भावनाओं को? गुड। मॉडुलस, तो ये आ जाएगा घुमक्कड़ फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई होकर, खत्म। अब एक स्टूडेंट का डाउट जो होता है हमेशा क्लास में फिक्स होता है, क्या बताता हूं, पहले लिख लो। ठीक है, सेम लॉजिक, जस्ट थिंक मोर लाइक वेक्टर्स। ये वाला जो अपन ने किया ना, सेम लॉजिक, बस आपको वेक्टर की तरह सोचना है। क्या होता है ना, मेरी क्लास में हमेशा एक स्टूडेंट होता है जो एक डाउट तो हमेशा पूछता ही है, और वो डाउट ये होता है कि सर अगर अपन ने इसको घुमाया होता है AC को, मतलब उसके कैप को, अगर AC को रोटेट करते अगर अपन तो AB मिलता, तो उस केस में क्या करोगे? अरे आपको कुछ नहीं करना है, आपको डेस्टिनेशन हमेशा पहले लिखना है। अगर मान लो मैंने AC को घुमाया और आप AB पर पहुंचे, तो डेस्टिनेशन क्या हो गया? AB कैप, और सोर्स क्या हो गया? AC कैप। सोर्स पे क्या मल्टीप्लाई करते हैं? घुमक्कड़ फैक्टर, e की पावर में आयोटा इंटू जितने से घुमाया, कितने से घुमाया? थीटा से, प्लस या माइनस? इस बार नेगेटिव घुमाया, अरे इस बार नेगेटिव घुमाया है ना, तो इस बार माइनस थीटा आ जाएगा। तो अपन ऐसा भी बोल सकते थे अगर रिवर्स रोटेशन होता था, इफ उल्टा रोटेशन, उल्टा रोटेशन, यार उल्टा क्यों लिख रहा हूँ, ऑपोजिट लिखो ना,
नहीं चलो उल्टा ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं, भावनाओं को तो समझ गए अपन, ठीक है। दैट इज AC to AB। सर बहुत ये बार पूछा जाता है पर उल्टा वाला आपको क्वेश्चन में तो कहीं से भी किसी को भी घुमाना पड़ सकता है, तो डायरेक्शन आप देखो, क्लॉकवाइज होगा तो आप प्लस लगाओगे, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो माइनस लगाओगे। एक सिचुएशन ऐसी भी होती है कि हमारे पास A B, यार मैंने अटेंडेंस, आपका लेक्चर एक आध मिनट के बाद कट जाएगा, दोबारा ज्वाइन कर लेना प्लीज, मैं एक्सटेंड नहीं करूंगा वैसे भी, लेकिन इसको छोड़ भी नहीं सकते। यार जूम वाले कौन कौन हैं? करो, रीजॉइन करो, एक लास्ट पॉइंट समझ लो, मैं ज्यादा एक्सटेंड नहीं करूंगा। DPP4 के कितने क्वेश्चन बने आप लोगों से? मैंने चेक नहीं किया आज होमवर्क, इसलिए पूछ रहा हूँ। सर मुझसे सिर्फ 5 बने थे, 5 बनने के लिए मेरे को बहुत देर लगी थी। सर मतलब पहले वाले फिर कुछ नहीं करना है अपने को, कोई बात नहीं, कम बैक एंड वी विल सी दिस वन। इसका रोटेशन आप लिख सकते हो। DPP का फर्स्ट क्वेश्चन लाइक इसमें भी था प्रीवियस ईयर्स में, वो मेरे को बीच में कट गया। यस, तो ये वाले केस में अपन क्या करते हैं, रोटेशन थ्योरम लगा के देखते हैं। अब इधर कुछ नहीं हुआ है अपना, अभी सोर्स वाला जो पॉइंट है ना वो कोई फिक्स ही नहीं है। जैसे यहाँ पे एक पॉइंट था Z0, वहां से दोनों रेज ओरिजिनेट हो रही थी, बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि दो वेक्टर कोई एक तीसरे पॉइंट पर मिल रहे हैं। कोई टेंशन की बात नहीं है, आपको क्या करना है, आपको इसमें रोटेशन थ्योरम लगाना है। आप आराम से लगा सकते हो यार, देखो ना, पहली बात तो अपने पास एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये, दोनों का लंबाई बराबर हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो दोनों की लंबाई बराबर हो ये जरूरी नहीं, मतलब लेंथ कैन नॉट बी या लेंथ मे नॉट बी इक्वल। व्हाट यू शुड डू, कैप के साथ खेलेंगे। तो अपन ने ये वाला वेक्टर जो है इसका कैप लिखा, ठीक है। इस वेक्टर को आप CD बोलोगे, लेकिन ये जो छोटू वाला है इसको आप CD कैप बोलोगे, Z ओके। और ये वाला जो है ये यूनिट वेक्टर को आप क्या बोलोगे, BA क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि फाइनल पॉइंट ये है और इनिशियल पॉइंट ये। जहां पे एरो होता है उसको अपन पहले लिखते हैं ना, अपन ने फिजिक्स में भी देखा ये चीज, जहां पर एरो होता है उसको हमेशा पहले लिखते हैं। तो BA कैप बोला मैंने इसको ना। वेक्टर्स में AB और BA कैप दोनों अलग अलग हो जाएगा, डायरेक्शन अलग हो जाता है ना, वेक्टर स्ट्रिक्टली डायरेक्शन बेस्ड है। सर DPP4 10 क्वेश्चन इसी से होगा शायद, हाँ मे बी। आप एक बार और ट्राई करना, एक्चुअली मैंने DPP4 खोल के देखी नहीं है, काफी दिन हो गए, एक बार आज मैं देख लूंगा एंड आई विल गिव यू मोर होमवर्क टुडे, डोंट वरी अबाउट दैट। तो अब इसमें अपन रोटेशन फैक्टर लगाते हैं, रोटेशन थ्योरम लगाते हैं। क्या करेंगे, ये जो नीला वाला है ब्लू वाले को घुमाकर अपन लाल वाले के ऊपर पहुंचा सकते हैं। समझ में आ रहा है, मैं एक बार और बोलूं, वी विल रोटेट ब्लू वाले को अपन घुमा देंगे यूनिट वेक्टर को, और उसको अपन रेड वाले के ऊपर ओवरलैप करा देंगे। तो बेसिकली किसको घुमा रहे अपन, CD कैप को, तो उसी पे मल्टीप्लाई होगा घुमक्कड़ फैक्टर। और ये जो BA कैप है ना, ये डेस्टिनेशन है, तो इसको आप पहले लिख लो, BA कैप इज इक्वल टू CD कैप इनटू घुमक्कड़ फैक्टर। घुमक्कड़ फैक्टर मतलब आपको देखना है इनके बीच में एंगल क्या है, e की पावर में आयोटा थीटा। डायरेक्शन इज व्हाट, दिस इज पॉजिटिव राइट, क्योंकि अपन उस तरफ घुमाएंगे तो e की पावर में आयोटा प्लस थीटा। उल्टा घुमाओगे तो माइनस थीटा कर देना, कोई लोड नहीं लेना आपको, बहुत ईजी होता है टॉपिक। क्या आप BA कैप लिख सकते हो, यस, BA वेक्टर अपॉन BA का मॉड, वेक्टर का मॉड, CD वेक्टर अपॉन CD वेक्टर का मॉड। यहाँ पे ना बच्चों को एक बहुत अच्छा डाउट आता है, मैं बताता हूँ आपको क्या आता है, कि सर ये आपने जो कैप वेक्टर बनाया ना, ये कंपलसरी थोड़ी है कि ये हमेशा इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे होगा। अरे कैप वेक्टर यहाँ पे भी तो हो सकता था, समझ में आ रहा है। आपने कैसे इसको, किस हक से आपने इसको बीचों बीच बना दिया, मतलब कैसे बना दिया, समझ में आ रहा है आपको। जैसे ऊपर आपने देखा था कैप जो था वो ओरिजिनेटिंग पॉइंट पे था, एकदम बीच वाले पॉइंट पे, मैंने उसको यहाँ पर क्यों नहीं बनाया फिर। ऐसे देखो, इसका सिंपल सा आंसर है कि मैथ्स में जितना भी वेक्टर होता है दे आर ऑल फ्री वेक्टर्स, यू कैन मूव इट पैरेलली। आप उसको स्पेस में पैरेलली मूव कर सकते हो, कहीं पे भी, यहाँ पे भी रख दिया तो भी चलेगा, यहाँ पे भी रख दिया तो भी चलेगा, बट हम जनरली वहां पे रखते हैं जहां पे हमारा फायदा हो।
आप इधर रख दोगे क्या उखाड़ लोगे, कोई फायदा नहीं। तो आपको रखना तो ऐसे चाहिए ना, ताकि आपको पता चले कि हाँ इसके पीछे का गणित क्या है, इसके पीछे का मैथ्स क्या है। तो इसलिए अपन ने दोनों को चिपका चिपका के रखा है टेल टू टेल, ताकि अपने को ज्यादा फायदा हो, हमको दिखाई दे क्लियर पिक्चर कि दोनों वेक्टर के बीच में चल क्या रहा है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। हाँ बोलो। सर पर इसको घुमाया तो किसको फिर वो घुमाया? ओवरलैप थोड़ी करेंगे, वो तो पैरेलल हो जाएंगे ना। हम्म। अगर डीसी को घुमाया सीडी को, तो वो घुमाने पर फिर ऐसा ओवरलैप हो उसके जाएगा, एक ही ऊपर बात है, क्या पैरेलल हो दिक्कत जाएगा है? ना। सेम हो डी जाएगा से अगर घुमा के। हाँ करने पर सर वो घुमाएंगे मतलब पॉइंट ऑफ हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से इंटरसेक्शन घुमाएंगे से या डी घुमाएंगे। से? ठीक है। अच्छा, आप जैसे कि अगर ये ओ सोच रहे ठीक हो है ना कि फिर। आप इसको डी पे रख दो, यहाँ पहली बात तो अपन इसको डी पे नहीं रखेंगे। दूसरी बात, अगर आपको लग रहा है कि ये पूरा ब्लैक वाला वेक्टर जो है ना, इसको मैं रोटेट करूंगा, ना ना ना, आई एम नॉट रोटेटिंग दैट, मैं ये ब्लू वाले को रोटेट करूंगा। इसको रोटेट करके, जब मैं रोटेट करके फाइनली रेड वाले के ऊपर ओवरलैप कर पाऊंगा, तब मैं समझूंगा कि हाँ रोटेशन थ्योरम लग जा रहा है। ठीक है, जैसे कि ये वेक्टर है, था सा इसको रोटेट किया 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 किया, रेड पे परफेक्टली ओवरलैप हो गया। ठीक है, तो इसको मैंने दोनों को रखा भी ऐसे है ना कि ओवरलैप हो जाए। कहीं और रख दोगे तो वो गलत नहीं है, वो भी सही है, लेकिन उससे अपना कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, अपन रखते भी ऐसे है कि ओवरलैपिंग अपने को दिखे। मैथ्स में सब फ्री वेक्टर होते हैं, फिजिक्स में हर वेक्टर फ्री नहीं होता है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन उसमें। हाँ क्या बोल रहे, बोलो। सर आपने बी ए लिखा है पर बी राइट है और ए लेफ्ट में, तो फिर वो उसका डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा ना। नहीं नहीं, सही तो है यार, पॉइंट बी माइनस पॉइंट है, क्या दिक्कत है? अच्छा, ए बी वेक्टर बोलना चाह रहे हो आप तुम? ए बी वेक्टर, हाँ नहीं सही है, एक्चुअली यूर राइट, मैंने पता नहीं उसमें हाँ बी ए लिख दिया गलती से। शुड बी ए बी वेक्टर, क्योंकि फाइनल पॉइंट यहाँ पर अपन देखते हैं ना, फाइनल पॉइंट बी है, तो उसको बाद में लिखेंगे इनिशियल पॉइंट ए। ठीक है भाई, तो इसको भी आप डीसी बोल सकते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बोलना है तो बोल दो, इसको आप डीसी कैप बोल दो। ठीक है, खैर मैं यहाँ पे डीसी लिख देता हूँ बस, और यहाँ पर भी डीसी लिख देता हूँ। अब आप ए बी वेक्टर बोल सकते हो, क्या आएगा? ए बी वेक्टर आएगा ये बड़ा सा वेक्टर, लेकिन अपन ने इसके साथ डील नहीं करा है, अपन ने इसके कैप के साथ डील करा है। तो बड़ा वेक्टर कैसे लिखेंगे? z2 माइनस z1, पॉइंट माइनस पॉइंट, खत्म, यही तो होता है वेक्टर, z2 माइनस z1, और उसका मॉड नीचे लिख दो, z2 माइनस z1 का मॉड, और डीसी क्या आ जाएगा आपके सामने? z3 माइनस z4 अपॉन z3 माइनस z4 का मॉड। ठीक है, इनटू क्या हो जाएगा? e की पावर में आयोटा थीटा। इज दैट ओके? बस यही आपका फाइनल फॉर्मूला रोटेशन थ्योरम का, लास्ट वाला। अप्लाई कैसे करते हैं इसको क्वेश्चन में? मैं चाहूँ तो बता सकता हूँ, लेकिन अभी एक्सटेंड करो तो बहुत लंबा हो जाता है, मैं नहीं करूँगा एक्सटेंड, बट वी विल डू कि एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूँ, एंड आपका होमवर्क जो रहेगा दैट विल बी फ्रॉम मॉड्यूल टुडे। तो कहाँ है यार मॉड्यूल? तो आज मैंने निकाली थी मॉड्यूल ढूंढ के कहीं से। सो यू हैव टू डू दिस वन। मॉड्यूल में आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 55 से लेकर 75 तक। ठीक है, आपका सिर्फ ये होमवर्क है और कुछ भी होमवर्क नहीं, चलेगा? बराबर। एक्चुअली ये ठीक है, 11th वाला मॉड्यूल है, 12th वाले में नहीं। मॉड्यूल के आप क्वेश्चन करेंगे 55 टू 75, और रोटेशन थ्योरम मेरे ख्याल से डीपीपी 4 में है ना, बट मेरे को चेक करना पड़ेगा, तो वो वाले क्वेश्चन भी कर लेना। वो तो अपन कल ही कर चुके हैं, लेकिन आपसे सारे नहीं बने होंगे। अब हमने दोबारा ज्वाइन करा तो एक होमवर्क मैं आपको दे देता हूँ। द कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2 लिखो जल्दी, एंड z3 satisfying z1 minus z3 upon z2 minus z3
is equal to 1 minus iota root 3 upon 2 are the vertices of which triangle? Are the vertices of which triangle? ये भी PYQ है बट मेरे को ईयर याद नहीं है. ठीक है. फर्स्ट ऑप्शन है ऑफ एरिया 0. सेकंड ऑप्शन इज राइट angled isosceles. Third is equilateral. Equilateral, and fourth option is obtuse angled isosceles. Obtuse angled isosceles. ठीक, एक बार मैं DPP4 देख लेता हूँ. ठीक है, इसको आप सॉल्व करो. इसमें आपको अगर हिंट चाहिए तो मैं दे देता हूँ कि इसको आप है ना ऑयलर के फॉर्म में लिख लेना, e की पावर में आयोटा समथिंग के फॉर्म में. फिर आपको एक तरीका मिलेगा कि अरे ये तो सारा रोटेशन थ्योरम. ठीक है. नाउ व्हाट वी कैन डू, एलिप्स वेलिप्स और हाइपरबोला ये सब दे रखा है क्या इसमें? DPP4 के काफी क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे. क्या बात कर रहे हो जाएंगे, बहुत सारे हो जाएंगे. हाँ, लेकिन कौन साइक्लिक वगैरह नहीं हो पाएंगे. ठीक है, कोई बात नहीं. इसको आप है ना आप थोड़ा होल्ड में डाल दो. सॉल्व द मॉड्यूल 55 to 75, दैट इज इनफ. 20 क्वेश्चंस वन डे कर सकते हो. ठीक है, दिस इज फॉर होमवर्क. आई विल सी यू टुमारो. और इसको आप एक बार रोटेशन थ्योरम से सॉल्व करना, जल्दी सॉल्व होगा. और भी तरीका है सॉल्व करने का, बट इससे करना जल्दी होगा. ठीक है, सी बोल रहे हो आप तो सी सही लग रहा है मेरे को. ठीक है, आप चाहो तो मैं अभी के अभी एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ, लेकिन अभी लेट हो गया है. मिलते कल. बाय बाय. क्या अज्यूम करा है? कॉम्प्लेक्स नंबर्स को अज्यूम करके मैंने किया. 1 z1 को लिया, z2 को 2 plus root 3 आयोटा और z3 को root 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल वो दिखाई दिया तो कर दिया. नहीं वो दिख गया तो फिर कर दिया मैंने. मतलब z1 को इसी से फिर ऊपर के न्यूमरेटर से इक्वेट किया तो फिर z1 1 के बराबर आया, z3 root 3 आयोटा के, और फिर नीचे z3 को root 3 आयोटा डाला तो फिर z2 वहां से आया. हाँ, अरे आप पिछले क्विज में जो 5 बच्चे थे यार, एड्रेस भेज दो मेरे को. 1-2 बच्चों ने भेजा है बस, है ना. तेजस का तो है ही मेरे पास, बाकी लोग भेज दो प्लीज. सर तुम भी भेज दो. सर मैं 6 टाइप तो इट शुड बी फेयर. ठीक है, प्लीज मुझे सब. हाँ सर मेरे पास सीएच ठीक का है, भी ठीक है. है. तो जिसके पास है धन्यवाद सर. वो भी भेज दो. जिसके पास है वो भी भेज मेरे को दे दो. मैं भेज दूंगा किसी और को, या फिर तुमको कुछ और दूंगा फिर मैं ना उस केस में. ठीक है, चलो बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट.